First of all, welcome you all to the first orientation session in मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम। आज के सेशन में चार चीजें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। 4 थिंग्स, सीधे क्लियर कट काम की बात करते हैं। चार चीजें डिस्कस करूंगा आपसे। मेंस 2023 का प्लान आपका क्या होना चाहिए, है ना। इसमें मैं आपको यह बताऊंगा कि एक मैक्रो पिक्चर आपकी मेंस 2023 तक कब क्या चीज एड्रेस करनी है, आंसर राइटिंग से लेके कंटेंट रीडिंग से लेके ऑप्शनल तक, एसे, एथिक्स, ईच एंड एवरीथिंग आपके माइंड में एक क्लियर कट प्लान होना चाहिए। ठीक है, तो मेंस 2023 का कंप्लीट प्लान मैं अभी आपके सामने रखूंगा। ठीक है, पिन पॉइंटेड बताऊंगा मैं माइक्रो लेवल पे कि यहां पे ये चीज कर सकते हैं विद गुड रीजनिंग, है ना। सेकेंड थिंग, हाउ टू यूज द कोर्स इफेक्टिवली। ऑलरेडी आप में से कुछ लोग एमएमपी में है, मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम, कुछ लोग एमएमपी प्लस में है। इस यूपीएससी सीएससी मेंस एग्जाम में हर किसी का सिचुएशन अलग होता है। हो सकता है आपने कुछ मेंस का कंटेंट कहीं और पढ़ा हो सकता है आप मॉड्यूल कोर्स एसआरटी के देख रहे हो। तो किस तरीके से इस कोर्स के जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, देखिए ऑलरेडी लॉट ऑफ पीपल हैव सब्सक्राइब टू दिस कोर्स बिकॉज पास्ट सक्सेस है। आपने बहुत सारे टॉपर्स को बोलते हुए सुना होगा कि एमएमपी प्लस हमने सब्सक्राइब किया। अब इस एमएमपी प्लस में बहुत सारे कंपोनेंट हम रखते हैं, उन सभी कंपोनेंट को आप अपनी एडवांटेज के लिए यूज कर पाए, उसके लिए यू नीड टू नो कौन सी चीज का क्या यूज है। तो वो मैं आपको यहां पे बताऊंगा कि इस कोर्स के अलग अलग कंपोनेंट को किस तरीके से इफेक्टिवली आप यूज करें। ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो हाउ टू यूज द कोर्स इफेक्टिवली, दिस इज द सेकंड थिंग दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन टुडेज सेशन। उसके बाद एज वी आर स्टार्टिंग विद GS1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइव आंसर राइटिंग ऑन ट्यूसडे। आपको पता है 6 जून ट्यूसडे 6 PM पे मॉडर्न हिस्ट्री का सेशन है। तो कंप्लीट GS1 स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि GS1 से हम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। देखो सुनो यार, आप सभी लोग प्रीलिम्स देके आए हो, आप सभी लोग प्रीलिम्स देके आए हैं ना। तो अगर आप प्रीलिम्स देके आए हैं तो आप सभी लोगों ने जो बेसिक प्रीलिम्स का कंटेंट है वो कवर किया होगा। आई एम अज्यूमिंग मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, है ना, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ा होगा, ज्योग्राफी भी पढ़ा होगा। नाउ द GS1 पेपर इज GS1 ऑफ द मेंस पेपर इज मच क्लोजर टू द प्रीलिम सिलेबस, राइट। अगर आप देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री आपने पढ़ा हुआ है, एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर आपने पढ़ा हुआ है ना, उसके बाद ज्योग्राफी भी आपने पढ़ा हुआ है। द ओनली कंपोनेंट विच इज लेफ्ट इज, वैसे तो मैंने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पोस्ट कंसोलिडेशन भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। अगर इसके अलावा कुछ बचता है तो वर्ल्ड हिस्ट्री प्लस सोसाइटी है, और मेजरली मैं बोलूंगा सोसाइटी का कंपोनेंट है, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री से वैसे ही लिमिटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो सोसाइटी इज द एरिया जो कि मेजरली आपका मिसिंग है। दैट इज इट, बाकी सब आपने पढ़ा हुआ है। दैट इज व्हाई वी आर स्टार्टिंग विद द GS1 कि आपने पढ़ा हुआ है, जो चीज पढ़ी हुई है वहां से अगर हम आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे इट विल बी इजियर फॉर अस। ये बात समझ में आई। एंड फोर्थ थिंग विच वी विल बी डिस्कसिंग इन टुडेज सेशन इज अप्रोच ऑफ आंसर राइटिंग, है ना। आप में से कुछ स्टूडेंट एचआरटी के ओल्ड स्टूडेंट होंगे, पहले भी मे बी लाइव आंसर राइटिंग कर चुके हैं, कोई मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम कर चुके हैं, बट आई एम अज्यूमिंग देयर विल बी एटलीस्ट 50% ऑफ द स्टूडेंट हु हैव जॉइन्ड दिस प्रोग्राम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो उन सभी के लिए स्पेशली मैं एक जनरल पर्सपेक्टिव आंसर राइटिंग, व्हाट इज द डिमांड ऑफ यूपीएससी इन मेंस विद रिस्पेक्ट टू आंसर राइटिंग, दैट आई विल डिस्कस। ठीक है, सो दीज आर द 4 थिंग्स दैट आई विल बी टॉकिंग अबाउट इन टुडेज सेशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक एक करके सीधा। देखो अब आते हैं सीधा पॉइंट पे। अगर आप मेंस इस बार लिख रहे हो या नहीं, अब आपने ये कोर्स ज्वाइन किया है तो रिमेंबर दिस थिंग, आप प्रीलिम्स क्लियर कर रहे थे या नहीं, यू आर राइटिंग मेंस 2023। या तो आप यूपीएससी के दिए हुए जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा मेंस पे, या तो वहां जाके लिखने वाले हो, या अपने घर पे बैठ के लिखने वाले हो। दीज आर द 2 केसेस वी हैव इन फ्रंट ऑफ यू। आपने अगर इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया है, जस्ट इमेजिन कि यू आर राइटिंग मेंस 2023 इन द मंथ ऑफ सितंबर। देखो सिंपल सी कैलकुलेशन समझ लो, थोड़ा सा हार्श लगेगा कुछ लोगों को। देखो यार 10,000 12,000 लोग इस बार मेंस लिखने वाले हैं। याद रखना एक चीज, सिंपल सी चीज, पहली सेशन में बता रहा हूं, 12,000 लोग मेंस एग्जामिनेशन लिखने वाले हैं। इन 12 में से 11,000 लोग अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। याद रखना ये चीज बहुत ही हार्श लग सकती है, बट दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस एग्जाम। इस 12,000 में से 11,000 लोग भी अल्टीमेटली 2024 मेंस की तैयारी कर रहे हैं। मानोगे ना, 1,000 लोग बाहर होंगे फाइनल, सॉरी 12,000 में से 1,000 लोग का फाइनल सिलेक्शन होने वाला है ना। अगर 1,000 लोगों का फाइनल सिलेक्शन होने वाला है तो 11,000 लोग तो अगले मेंस की तैयारी करेंगे, इजंट इट, है ना। अगर अगले मेंस की वो तैयारी कर रहे हैं तो 11,000 लोग तो अगले मेंस के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं। तो आप, इट डजंट मैटर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है या नहीं, वी ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस 2023 अनकंडीशनली।
ये बात याद रखना, प्रिपेयर फॉर द मेंस एग्जामिनेशन लाइक यू आर राइटिंग द मेंस एग्जाम दिस ईयर ओनली, ठीक है ना। दिस इज द स्लोगन, सिंपल सा, जो मैं आपको बताता हूं। अल्टीमेटली मैं पहले भी इस चीज को यूट्यूब पे बता चुका हूं कि बहुत सारे टॉपर्स लगातार प्रीलिम्स फेल करते हैं और सीधा एक मेंस लिखने का मौका मिलता है और टॉप रैंक आता है। तो भैया हम मेंस 2023 दे रहे हैं, सिंपल सी बात यह है। अब इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस 2023 एग्जामिनेशन, है ना, अगर आप मेंस 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, पहला महीना है जून, कोई टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है। मैंने पहला सेशन 1 जून को रखा था, ओरिएंटेशन सेशन, बट एवरीबडी इज इन रिलैक्सिंग मोड, है ना। लोग 1-2 तारीख तक रिलैक्सिंग मोड में थे। नाउ द टाइम, देखो टाइम बिल्कुल नहीं है आप सभी के पास। अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जिस एज ग्रुप में आप सब लोग हो, ये 4-5 साल है यार मेहनत करने के, तो एक भी दिन आप वेस्ट नहीं करना है ना। गेट इनटू द मेंस मोड यार, मतलब यहां से आगे 100 डेज है आपके पास मेंस में, ठीक है ना। और 100 डेज, मैं काफी बार ये चीज देखता हूं मोटिवेटिंग के लिए। देखो जितनी भी वैकेंसी है इस बार, वो लिस्ट खाली पड़ी है, 1 से लेके 1000 तक लिस्ट अभी खाली है, और इसमें नाम आने वाला है आपका, है ना। और ये लिस्ट बनेगी अगले 100 दिन के अंदर। मैं पहले भी बोलता हूं कि जितना रैंडम प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है ना, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हार्डली रिवॉर्ड हार्ड वर्क। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आप देख चुके हो कि यार थोड़े बहुत तुक्के चल जाए, थोड़ा दिन अच्छा हो जाता है ना, लेकिन मेंस एग्जामिनेशन इज प्योरली हार्ड वर्क। आप जितना ज्यादा रगड़ोगे, जितना ज्यादा पढ़ोगे, जितने ज्यादा आंसर राइटिंग में रिफाइनमेंट करोगे, आपको अपने मार्क्स इंप्रूव होते दिखाई देंगे। अल्टीमेटली दिस एग्जामिनेशन एंड्स एट मेंस। मेंस में जितना कट ऑफ जाने वाला है, उससे 80 नंबर अपने को ऊपर लाने हैं। अगर 80 नंबर अपने ऊपर आ गए, इंटरव्यू में अपने को कितने भी नंबर मिल जाए, इवन इफ वी आर गेटिंग 160 मार्क्स इन द इंटरव्यू, वी विल बी एबल टू रीच टू द 200 और 250 रैंक, आईआरएस मिल जाएगा अपने को, ठीक है। तो रिमेंबर दिस थिंग, मेंस को फोड़ना है। अब अगर मेंस में आपको अच्छे से परफॉर्म करना है, तो जो फर्स्ट मंथ है, जून का मंथ, है ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ, मोस्टली लोग यहां पे टाइम वेस्ट करते हैं। मेरा क्या सजेशन है आपको, यहां पे सबसे पहली आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए ऑप्शनल का स्टैटिक पेपर। देखिए ऑप्शनल में अल्टीमेटली 280 मार्क्स का आपको कम से कम टारगेट होना चाहिए, है ना। 280 मार्क्स आपको लाने हैं। अगर आप टॉप रैंक की बात करोगे तो 300 प्लस मार्क्स यू नीड, है ना। 280 मार्क्स के लिए जो आपका स्टैटिक पेपर है ऑप्शनल का, उसको आप रिवाइज करना शुरू कर दो। उसको आप रिवाइज करोगे, उसके आप नोट्स भी बनाओ, नोट्स, सिनॉप्टिक नोट्स आई एम टॉकिंग अबाउट, दोज नोट्स जो कि आप, जो मेंस एग्जामिनेशन में 6 दिन का गैप होता है ना जीएस एंड ऑप्शनल के बीच में, है ना, उन जिन नोट्स से आप रिवाइज करोगे वो नोट्स आपको बनाने हैं, है ना। आपने पहले नहीं बनाए तो अब बनाओ, बनाने जरूरी है। ऑप्शनल में बिना नोट्स के काम नहीं चलेगा। आखिरी के 6 दिन में रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो रिवीजन आपको करनी है, नोट्स आपको बनाने हैं, एंड उसके साथ साथ पीवाईक्यू की आंसर राइटिंग करो। इन दी एंड आपका जो भी ऑप्शनल है, इन दी एंड आपका जो भी ऑप्शनल है, एवरी ऑप्शनल प्रिपरेशन सेंटर्ड अराउंड द पीवाईक्यू आंसर राइटिंग। इफ यू आर गुड इन योर पीवाईक्यू, आपको पीवाईक्यू के मॉडल आंसर अगर याद है और आप उन्हें लिमिटेड टाइम में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ऑप्शनल में मार्क्स आते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो जो सेक्शन आप तैयार करते जाओ, उसका टेस्ट लिखते जाओ, है ना। गोल जून के अंदर ये होना चाहिए, आपका जो ऑप्शनल का स्टैटिक पेपर है, मोस्टली पेपर 1 जो है, एक पेपर डन एंड डस्टेड करो। खाली रीड करके काम नहीं चलेगा, मैंने इसलिए अलग से लिखा है, रिवाइज, नोट्स, पीवाईक्यू आंसर एंड टेस्ट, है ना। यू हैव टू स्केल अप योर गेम नाउ इफ यू वांट टू कॉम्पीट इन दिस एग्जामिनेशन, है ना। तो दिस इज द फर्स्ट एजेंडा ऑफ द जून विच वी नीड टू कंप्लीट। अब देखो बैलेंस मैं इसको कैसे कर रहा हूं। अगर इफ आई एम आस्किंग, आइडियल प्लान कोई बनाने का पर्पस नहीं है मेरा, एक डुएबल प्रैग्मेटिक प्लान शुड बी देयर इन आवर हैंड। अगर आप लोग ऑप्शनल में मैक्सिमम टाइम लगा रहे हो इन द मंथ ऑफ जून, तो यू विल बी हैविंग लिमिटेड टाइम टू स्टडी जीएस। जनरल स्टडीज पढ़ने के लिए थोड़ा कम टाइम होगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा कम टाइम होगा। लेट्स से कि यू आर गिविंग 60% ऑफ योर टाइम, 60-65% ऑफ योर टाइम टू दिस ऑप्शनल स्टैटिक पेपर, क्योंकि यहां पे अपने को 150 नंबर चाहिए, ठीक है। और मोस्टली कोई भी ऑप्शनल हो, अगर स्टैटिक पेपर में आपको जितना टाइम लगता है ना, डायनेमिक वाले में उसमें उसका लगभग आप लगा लो 60-70% टाइम लगता है। तो आपके ऑप्शनल का एक पेपर, जो पेपर 1 होता है मोस्टली, वो 60-70% पार्ट है आपके ऑप्शनल का, राइट। तो इसीलिए पहले महीने में 60-65% टाइम इस पेपर को दो। देन जीएस1, रीजन सिंपल से मैंने आपको बताया, जीएस1 आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो। अगर आप प्रीलिम्स देके आए हो तो मॉडर्न हिस्ट्री, एमैक, ज्योग्राफी आप करके आए हो, तो जीएस1 की आंसर राइटिंग करो। देखो मैं फिर बता रहा हूं, जीएस1 को लोग हल्के में लेते हैं, आप टॉपर्स के मार्क्स जाके देखो। स्टैटिक पेपर है, कंटेंट ओरिएंटेड पेपर है ना। आप टॉपर के मार्क्स देखोगे जीएस1 में, मैं आपको बता रहा हूं
115 प्लस नंबर भी आए हैं बहुत सारे रैंक होल्डर्स के, डबल डिजिट रैंक होल्डर की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो GS1 को अच्छे से टारगेट करो, इसमें आंसर राइटिंग करनी है, मॉडर्न हिस्ट्री में तो और कुछ नहीं करना ना, आंसर राइटिंग करनी है, लॉज में करो, उसके बाद सेक्शनल टेस्ट लिखो, एमैक की आंसर राइटिंग करो, ज्योग्राफी की आंसर राइटिंग करो, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड सोसाइटी, है ना। अब यहां पे जो कंटेंट आप लैक करोगे, कंटेंट क्या आप लैक करोगे, कंटेंट आप लैक कर सकते हो सोसाइटी का, थोड़ा सोसाइटी का कंटेंट आप लैक कर सकते हो, उसके बाद मे भी थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री का कंटेंट लैक कर सकते हो। तो जो कंटेंट रीडिंग है वो तो थोड़ी थोड़ी करनी है आपको, है ना। अल्टीमेटली GS1 का मेजॉरिटी ऑफ कंटेंट यू हैव ऑलरेडी रेड, दैट इज व्हाई आई एम कीपिंग द GS1 इन द मंथ ऑफ जून। ये बात समझ में आया, ठीक है ना। यार हिमांशु मैथ्स ऑप्शनल है तब भी यही स्ट्रैटेजी रहेगा, कुछ नहीं बदलने वाला, थोड़ा सा ये कि जीएस के लिए और हल्का सा कम टाइम मिलेगा, तो कंटेंट को और थोड़ा सा लिमिटेड आप रखोगे, बस यही होता है मैथ्स ऑप्शनल के साथ, है ना। अब एक यूनिक थिंग देखो, हर साल दिस एग्जामिनेशन इज इवॉल्विंग, है ना, सुनना मेरी ये बात ध्यान से, एवरी ईयर दिस एग्जामिनेशन इज इवॉल्विंग, है ना। मुझे एक चीज बताना, जितने लोग पिछली बार मेंस एग्जामिनेशन से बाहर होके आए हैं या इंटरव्यू से बाहर होके आए हैं या उन्हें अपनी डिजायर्ड रैंक नहीं मिली, है ना, उनका मैं सपोर्ट चाहूंगा यहां पे। हाउ मच इज द इंपॉर्टेंट ऑफ एसए पेपर नाउ। एसए पेपर अगर आप पिछले सालों में देखोगे, अभी जो मार्क्स आए हैं 2022 के रिजल्ट के बाद, दिस हैज बीन मेक और ब्रेक फॉर सो मेनी पीपल। व्हाई? क्योंकि फिलोसफिकल एसए आ रहे हैं, आपने देखा होगा, है ना। अब प्योर कंटेंट बेस्ड एसए नहीं आ रहे कि वो पेस्टल अप्रोच से आपने एसए लिख दिया, फिलोसफिकल एसए यूपीएससी इज आस्किंग कंटिन्यूअसली, है ना। बहुत सारे लोग के आपको मार्क्स मिलेंगे, बहुत वेरिएशन है, जो लोग अभी मेन से बाहर होके आए हैं या फिर इंटरव्यू से बाहर होके आएंगे उन्हें दर्द पता होगा ये, है ना, कि वेरिएशन बहुत ज्यादा इस बार एसए में, किसी के 90 मार्क्स हैं, किसी के 120 मार्क्स हैं, है ना। तो इसीलिए मुझे क्या लगता है, एसए में स्पेशल टाइम देना चाहिए, ऐसे गेम चेंजर है बिल्कुल निशान। तो वी आर एडिंग दिस फीचर फॉर दिस ईयर ओनली। क्या फीचर है? एसए की प्रिपरेशन करेंगे जून के मंथ में। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना मेरी एक बात। वी हैव डिकोडेड, वी आर ब्रिंगिंग, देखो हमने पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं की, लेकिन वी आर ब्रिंगिंग वन एस्टीम्ड पर्सन इन दिस यूपीएससी सीएससी फील्ड टू प्रिपेयर एसए फॉर यू। मैं आपको नाम बताऊंगा उनका, आपके साथ 6 सेशन वो लेंगे एसए के, है ना। ही हैज डिकोडेड 28 approaches to write the philosophical essay. Those approaches he will be discussing with you. 6 सेशंस में आपको वो समझ में आ जाएगा, है ना। 10th 11 जून सैटरडे संडे, 17th 18 जून सैटरडे संडे, 24th 25 जून। इसका शेड्यूल अभी लिख लो, बाद में मत पूछना, आप अभी नोट कर लो, ठीक है। 3 PM पे लाइव होगा एट सारथी की ऐप पे ही, विद इन एमएमटी एंड एमएमटी प्लस कोर्स। इन 6 सेशन में हम आपको फिलोसफिकल एसे एंड एसे के अलग अलग अप्रोचेस लिखने सिखाएंगे, ठीक है ना। वेरी गुड कंटेंट ही इज प्रिपेयर्ड। कौन ले रहा है मैं बता देता हूं आपको, मुदित जैन सर IARS है, आपने नाम जरूर सुना होगा उनका, जिन्होंने डीकोड एथिक्स बुक लिखी है ना, डीकोड एथिक्स बुक लिखी है, डीकोड हिस्ट्री भी बुक लिखी है। तो ही इज कमिंग एज अ गेस्ट मेंटर ओनली फॉर द एसे, है ना। इसका हमने आपसे कोई कॉस्ट नहीं लिया है, बट एसए में बहुत ज्यादा चैलेंज था, मैं पिछले 8-10 दिनों से ढूंढ रहा था कि किस तरीके से एसए का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाए। फाइनली मुदित जैन सर वाज राइटिंग अ बुक ऑन द एसए, डीकोड एसए, in which he was decoding 28 approaches to write the philosophical essay. So I thought it is very good कि आप लोगों को वो ये अप्रोचेस लाइव बताएं, ठीक है। तो एसए को अपन यहां पे डन करेंगे इन 6 सेशन के थ्रू, समझ में आया। चलो, तो ये जून का काम हो गया। अब आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं आपको क्या क्या कराने वाला हूं और आपको क्या क्या करना है ना। आप, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करता हूं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करो, ठीक है ना। उसके बाद रिजल्ट पक्का आएगा। हाँ, रिकॉर्डिंग रहेगा, रिकॉर्डिंग की टेंशन क्यों लेते हो आप लोग, इतनी समझने की टेंशन लो, रहेगा रिकॉर्डिंग, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जून का प्लान। आगे चले, अब देखो हमारा जून के एंड में आउटकम क्या अचीव हुआ, सुनना जरा, हमारा जून के एंड में आउटकम क्या अचीव हुआ। ऑप्शनल का एक पेपर डन है, उसके बाद हमारा GS1 हमारा डन है, आंसर राइटिंग भी कर चुके हैं हम उसकी। उसके बाद एक क्या हुआ हमारा, एस्से हमने लिखना सीख लिया, कुछ बेसिक चीजें एस्से की हमने लिखनी सीखी। दिस इज द आउटकम वी हैव अचीव इन दी जून मंथ, है ना, जून के एंड में। और होपफुली आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ चुका है, यू आर ऑल्सो मोटिवेटेड, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, नहीं भी आया है तब भी प्रिपरेशन रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ जुलाई के मंथ में। देखो अब जुलाई के मंथ में क्या गोल है, सुनो जरा ध्यान से। जुलाई के मंथ में हमारा क्या गोल है, जो आपका ऑप्शनल का डायनेमिक पेपर है, पेपर 2,
उसको डन करोगे, ऑब्वियस सी बात है, पेपर 1 डन हो चुका है, पेपर 2 डन करोगे, ठीक है। दूसरा प्लान है GS4 का जो कंटेंट है उस पे काम करोगे। GS4 इज अगेन, आपने एथिक्स भी इस बार देखा होगा, एथिक्स के पेपर में भी काफी वेरिएशन है। लॉट ऑफ पीपल हैव सिक्योर्ड 120 125 मार्क्स इन द एथिक्स पेपर, और कुछ रैंक होल्डर हैं जिनके एथिक्स में लोअर साइड पे भी मार्क्स हैं, ठीक है। तो GS4 को हम रेडी करेंगे इन द मंथ ऑफ जुलाई। रेडी से क्या मतलब है, कंटेंट रिवाइज करेंगे और आंसर राइटिंग करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ एस्से जो आपने सीखा है जून के मंथ में, जो मुदित सर आपको एस्से सिखा के जाएंगे, है ना, उस एस्से की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे लाइव आंसर राइटिंग सेशन में। एस्से के अप्रोच समझ में आ रहा है, वो भी आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराएंगे एस्से की, लेकिन जो आपने जून में सीखा है वहां पे जुलाई में हम लाइव आंसर राइटिंग करेंगे एस्से की, ठीक है। हाँ 141 भी गए हैं। तो ये हो गया आपका GS4 और एस्से, समझ में आ रहा है। व्हेन आई से GS4 इट इंक्लूड्स पार्ट ए एज वेल एज केस स्टडी, है ना, बोथ ऑफ द थिंग्स वी विल बी डूइंग, ठीक है। ये डन हो गया। अब देखो क्या है, अगर जुलाई के मंथ में आपके पास स्पेस बचा, दैट डिपेंड्स अपॉन स्पेस। देखो हम एक मैक्रो प्लान बना रहे हैं, अगर हमने ये 80% 70% तक भी फॉलो कर लिया ना तो सक्सेस मिल जाएगी, है ना। अगर जुलाई के मंथ में आपके पास स्पेस बचा तो मेरा आपको एक सजेशन रहेगा, GS2 और 3 में जो एक्स्ट्रा कंटेंट आप ऐड करना चाहते हो, एक्स्ट्रा कंटेंट मेजरली कहां होता है, GS2 में गवर्नेंस में होता है ना। GS2 में IR रिलेटिवली आपने पढ़ा हुआ होता है, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हुआ होता है, गवर्नेंस आपने नहीं पढ़ा हुआ होता। तो जुलाई के मंथ में गवर्नेंस पढ़ो GS2 का, है ना, और GS3 का इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ो। इतना तो आपको करना ही करना है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज द प्लान फॉर द GS2 एंड 3, ये आप जुलाई के मंथ में कवर करने की कोशिश करो। देन आएगा आपका अगस्त मंथ। अगस्त मंथ में क्या है, रिवाइज और ऑप्शनल, ऑब्वियसली आपका ऑप्शनल पूरा हो चुका है एक बार, तो अगस्त के मंथ में एक बार अपना ऑप्शनल फिर रिवाइज करोगे आप। उसके बाद लाइव आंसर राइटिंग सेशन होंगे GS2 एंड 3 के, समझ में आया। कुछ कंटेंट आपने GS2 3 का जुलाई में पढ़ लिया, कुछ आप अगस्त में पढ़ोगे और लाइव आंसर राइटिंग सेशन करोगे। तो एट द एंड ऑफ अगस्त हमारा क्या अचीव हो जा रहा है, एक बार सारा GS हो गया, GS1 हमने कर लिया था, फिर GS4 और एस्से किया, फिर GS2 और 3 किया, है ना। GS एक बार डन हो गया अगस्त के मंथ तक, ऑप्शनल हमारा एक बार डन होके एक बार रिवाइज हो गया इन द मंथ ऑफ अगस्त। अब आएगा सितंबर का मंथ, सितंबर के मंथ में फिर फाइनल रिवीजन होगा, है ना। जब भी 15 सितंबर के आसपास आई थिंक मेन स्टार्ट है, तो स्टार्टिंग के 15 दिनों में अगेन एक बार आप ऑप्शनल रिवाइज करोगे और मेजरली GS रिवाइज करोगे, क्योंकि GS का टाइम होगा, पहले GS के पेपर है, फिर जब GS के पेपर डन होंगे फिर एक बार उन 6 दिनों में जो GS और ऑप्शनल के पेपर के बीच में टाइम होता है, एक बार वहां पे ऑप्शनल फिर रिवाइज होगा। अगर इतनी बार आपने ये प्लान को फॉलो कर लिया तो यार होपफुली थिंग्स विल बी इन योर फेवर। ये मैक्रो प्लान आपको समझ में आया, ये मैक्रो प्लान आपको समझ में आया कि किस तरीके से मेंस 2023 को आपको हैंडल करना है, ठीक है। तो कंप्लीट प्लान आपके सामने आया, आपके दिमाग में एक पिक्चर होनी चाहिए कब क्या करने वाले हो आप मेंस के लिए। देखो मैं आपको पहले भी बोलता आया हूं और मैं हमेशा मेंस के लिए पढ़ाने में इसलिए एक्साइटेड रहता हूं, मेंस इज द रियल कॉम्पिटिटिव गेम, है ना। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन यार थोड़ा सा रैंडम सही है, मतलब लाइक ओवरऑल प्रीलिम्स में एक ब्रॉडर इंफॉर्मेशन है और दिन अच्छा है तो निकल जाता है, पर मेंस एग्जामिनेशन इज हार्ड कोर दैट ह्यूमन परफेक्शनिज्म, कि भैया एक प्लान बना रखा है, उसे एग्जीक्यूट करे जा रहे हैं, मेहनत करे जा रहे हैं, रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। मैं यहां किस चीज के लिए हूं कि आपने जो कोर्स ज्वाइन किया है उसको आप बेस्ट कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। देखो मेरा क्या सजेशन है आपको, आप MMP में हो या MMP प्लस में हो, जो लाइव आंसर राइटिंग का शेड्यूल मैंने बना के दिया, एक ब्यूटीफुल प्लान मैं आपके साथ शेयर करूंगा अभी, सुनना। जो लाइव आंसर राइटिंग प्रोग्राम का शेड्यूल मैंने आपको बना के दिया है, कीप दैट लाइव आंसर राइटिंग शेड्यूल एट द मिडिल ऑफ योर प्लान, मेक द लाइव आंसर राइटिंग शेड्यूल न्यूक्लियस ऑफ दिस होल प्लानिंग। व्हाट डू आई मीन बाय न्यूक्लियस, मतलब आप उस प्लान को फॉलो करो और जो भी आपको कंटेंट रीडिंग करनी है, जो भी आपको रिवीजन करनी है, जो भी आपको टेस्ट लिखने हैं, जो भी आपको आंसर राइटिंग करनी है, वो उसी के अराउंड रिवॉल्व होगी, है ना। कैसे रिवॉल्व होगी मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ये शेड्यूल है आपका लाइव आंसर राइटिंग का, है ना। पहला सेशन आपका हो रहा है लॉस का, मॉडर्न हिस्ट्री हमने सिलेबस इस बार डिवाइड करके दिया है, 6 जून को मॉडर्न हिस्ट्री, 8 जून को मॉडर्न हिस्ट्री, इस तरीके से कंप्लीट आपको शेड्यूल हमने दिया हुआ है ना। अब देखना मैं आपको दिखाऊंगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, प्लान कंप्लीटली आपके माइंड में हो। देखो शेड्यूल को आगे कर देते हैं, शेड्यूल आपको दिया हुआ है
इसको मैं रेफरेंस के लिए यूज करूंगा, देखो समझो। हाउ टू सिंक रिवीजन कंटेंट रीडिंग विद द लाइव आंसर राइटिंग। मान लो किसी भी टॉपिक की लाइव आंसर राइटिंग है, 6 जून को मॉडर्न हिस्ट्री की लाइव आंसर राइटिंग है, तो जो कंटेंट आप रीड कर रहे हो उसको उससे कैसे सिंक करोगे, दैट इज द फर्स्ट इशू दैट वी नीड टू एड्रेस, है ना। फर्स्ट है प्रायोरिटी टू रिवाइज द रेलेवेंट मटेरियल बिफोर द लॉस। आपको टॉप प्रायोरिटी देनी चाहिए इस चीज को कि जिस भी टॉपिक के लाइव आंसर राइटिंग सेशन आ रहे हैं, उस टॉपिक के लाइव आंसर राइटिंग सेशन से पहले आप उसका कंटेंट रिवाइज कर लो। दिस शुड बी द प्रायोरिटी, पहली चीज ये है। दूसरा क्या है, बट व्हाट इफ यू मिस द कंटेंट रिवीजन। ऐसा हो सकता है ना, उसका जो कंटेंट है आप रिवाइज करके नहीं आ पाए, है ना। हम 2 साल से इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, वी नो कि क्या क्या चैलेंजेस आप फेस करोगे। ऐसा हो सकता है कि आप उस कंटेंट को रिवाइज ना कर पाए सेशन से पहले, है ना। तब आप क्या करेंगे, देखिए मेरे यहां पे 2 सजेशन है। पहला, अगर वो जो टॉपिक है वो जनरल है, मतलब मान लो जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है, जनरल टॉपिक है। जनरल से मीनिंग क्या है, आप प्रीलिम्स में पढ़ के आए हो यार, अभी तो आप हफ्ते भर पहले तक मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री नहीं भी रिवाइज किया तो लिखने तो आओ सेशन में, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है। अगर कोई जनरल टॉपिक है जो कि आप पहले पढ़ चुके हो तो उसको जरूर लिखने आओ, चाहे आपने उसका कंटेंट उस सेशन से जस्ट पहले रिवाइज किया हो या ना किया हो, है ना। तो अटेंड द लॉज इफ द टॉपिक इज जनरल एंड यू हैव सम आइडिया बेस्ड ऑन प्रीलिम्स इंफॉर्मेशन, देन डोंट मिस द सेशन, है ना। बट अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक हो, मान लो कि वर्ल्ड हिस्ट्री का सेशन आता है ना, और आप वर्ल्ड हिस्ट्री रिवाइज नहीं कर पाए, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के सेशन लिखने का ज्यादा फायदा नहीं है। और आपने वर्ल्ड हिस्ट्री कभी पढ़ी भी नहीं है अगर, तो क्या करोगे आप सेशन में आके, कुछ ब्रेनस्टॉर्म ही नहीं कर पाओगे, है ना। तो यहां पे अगर इस तरीके से आपको मूव करना है, अगर आप कुछ कंटेंट रिवाइज नहीं कर पाए, मैंने आपको एडवाइस दे दिया कि भैया लॉज अटेंड करो, अगर जनरल सेशन हो, वो आप टॉपिक कभी पहले पढ़ चुके हो, अगर टॉपिक कभी पढ़ा ही नहीं है तो लॉज मत अटेंड करो, ठीक है। आगे बताता हूं मैं आपको। अब आप कहोगे कि सर अगर हमारा लॉज मिस हो गया, है ना, अगर कुछ बैकलॉग क्रिएट हो गया, तो वो आप कैसे करोगे। देखो आप क्या, जो मेंस 2023 मिड सितंबर तक आ रहा है, इसमें हमने एक बार ये चीज रखी है कि बीच में आपको एक बफर जोन दिया है। मैं बताता हूं आपको, क्योंकि बैकलॉग थोड़ा थोड़ा आता है। बफर जोन कैसे रखा है, जब आप ये शेड्यूल चेक करोगे, आपके पास पीडीएफ है ना, आप चेक करो, मुझे तो याद है। जब आप शेड्यूल चेक करोगे तो आप देखोगे कि 8th ऑफ जुलाई से लेके 27th ऑफ जुलाई, सुनना मेरी बात ध्यान से, लॉस का शेड्यूल चेक करो एक जाके, 8th ऑफ जुलाई से लेके 8th जुलाई से 27th ऑफ जुलाई, इस बीच में 2 चीजों के लाइव आंसर राइटिंग है। पहला है आपका केस स्टडी और दूसरा है एसे, ठीक है। अब ये जो 2 टॉपिक हैं, केस स्टडी एंड एसे, इन दोनों में आपको कंटेंट कुछ नहीं पढ़ना होता, राइट। कुछ छोटा मोटा कंटेंट होगा तो होगा, बट लार्जली आपको कुछ कंटेंट नहीं पढ़ना होता इनके लिए। एग्री करोगे ना, इनके लिए आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ही करनी है सीधा, है ना। अब जो ये 20 दिन है, ये 20 दिन आपके लिए एक्ट करेंगे बफर। बफर कैसे एक्ट करेंगे, देखो कैसे एक्ट करेंगे। अगर मान लो 8th ऑफ जुलाई तक आपको जो एथिक्स पार्ट कंप्लीट करना है और GS1 कंप्लीट करना है, उसमें अगर आपका कुछ बैकलॉग हो जाता है, मान लो ऐसा हो सकता है ना कि आपने कहा सर वर्ल्ड हिस्ट्री रह गया था मेरा, है ना, या किसी का ऐसा हो सकता है कि एथिक्स का कोई 1-2 टॉपिक रह गए थे, ऐसा हो सकता है ना, होगा, और है ना। तो आपको ये जो 20 डेज है जिसमें आपको कोई एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं पढ़ना है, कंप्लीट दैट बैकलॉग विद इन दीज 20 डेज, ठीक है ना। तो GS1 एथिक्स और एसे तब वो डन हो जाएंगे आपके जुलाई एंड तक। वो 20 दिन का बफर है आपके पास, तो अगर कुछ मिस हो जाता है ना बीच में जून के मंथ में, तो घबराना मत, 20 दिन का वो बफर इसीलिए रखा है जहां पे आप बैकलॉग अपना कंप्लीट करोगे। उसके साथ साथ जो लोग थोड़े और कॉम्पिटिटिव है, उनको मैं क्या सजेस्ट करूंगा, अगर आपका बैकलॉग नहीं बनता, मान लो कि आप बिल्कुल शेड्यूल को फॉलो करते जा रहे हो, तो क्रिएट सम एक्स्ट्रा एज इन GS2 एंड 3 इन दोस 20 डेज। मतलब जो GS2 एंड 3 अपने को अगस्त के मंथ में करना है ना, उसका कुछ कंटेंट आपको याद होगा, जो मैंने ऊपर बोला था गवर्नेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी, उसे उन 20 डेज में रिवाइज करो, ताकि अगस्त के मंथ में और लोड कम हो जाए और आप आंसर राइटिंग पे ज्यादा फोकस कर पाओ। ये बफर जोन का कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो ये बफर हमने एक बफर रखा है कि अगर आप कुछ अपने प्लान से डाइग्रेस होते हैं तो आपके पास ऑप्शन हो इस प्लान पे वापस आने के लिए, है ना। ठीक है, डन। व्हाट इफ वी एंड अप क्रिएटिंग अ बैकलॉग, ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, अब अगला कंपोनेंट आता है, देखो मेंटरशिप सेशन। यू ऑलरेडी नो कि आपका जो मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम है, MMP हो या MMP प्लस हो, इसमें मेंटरशिप सेशन हम प्रोवाइड करते हैं जहां पे मैं आपका चीफ मेंटर रहूंगा। जो मेंटरशिप सेशन है
वी विल स्टार्ट फ्रॉम 15th ऑफ जून। अभी लोग मेंस मोड में आ रहे हैं, है ना, इसलिए मैंने संडे को भी सेशन रखा कि लोग एक हफ्ते से ज्यादा बर्बाद ना करें। लेट द पीपल ज्वाइन द प्रोग्राम, और मेंस मोड में लोगों को आने देते हैं। इस वीक के एंड तक, मतलब जो कल से वीक स्टार्ट हो रहा है, इस वीक के एंड तक आपको मेंटरशिप ग्रुप एलोकेट करेंगे हम, और 15 जून से मेंटरशिप सेशन स्टार्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, मैं आपको सब्सिक्वेंटली इंफॉर्मेशन दे दूंगा। तो 10 दिन का पेशेंस रखें फॉर द मेंटरशिप सेशन। लॉट ऑफ थिंग्स आई वांट टू डिस्कस, और 15 जून से आपके जूम पे मेंटरशिप सेशन रहेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि मेंटरशिप सेशन कब से होने वाले हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, GS1 स्ट्रैटेजी। देखो GS1 का एक कंप्लीट प्लान मैं आपको बता दे रहा हूं आज के इस सेशन में, क्योंकि सबसे पहले हमें GS1 कंप्लीट करना है। अब थोड़ी टीचिंग पे आ जाते हैं, प्लान की बात अलग हो गई। ठीक है, देखो GS1 की कंप्लीट स्ट्रैटेजी, क्या क्या मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, एंड किस टाइमलाइन पे प्रोवाइड करने वाले हैं, ताकि माइक्रो प्लान आपके दिमाग में हो। देखो यार, मैं नहीं चाहता, क्यों मैं इतनी माइक्रो प्लानिंग पे फोकस कर रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि आपकी जो जर्नी है ना मेंस एग्जामिनेशन तक, उसमें एक भी हर्डल आए, है ना। एक सिंपल डेट के साथ कि इस दिन तक हम आपको ये प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आपकी जो प्रोसेस है मेंस एग्जाम क्लियर करने की, उसमें कोई भी हर्डल ना आए। तो कंप्लीट GS1 का मैं आपको शेयर करता हूं स्ट्रैटेजी। देखो, एक तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना, मैं ऐसा बता चुका हूं पहले भी आपको। देखो GS1 वेरी स्कोरिंग पेपर यार, क्योंकि GS1 कंटेंट स्पेसिफिक पेपर है ना। प्रीलिम्स में जितना आपने कंटेंट पढ़ा है, उतना अगर दिमाग में रह जाए तो GS1 में अच्छे नंबर आए। GS1 में आंसर राइटिंग का रोल ऑल्दो हर जगह होता है, लेकिन GS1 में कंटेंट का ज्यादा रोल है ना। और कंटेंट में आप कुछ रीड करके बाकी लोगों को बीट कर सकते हो, है ना। देयर इज अ सिग्निफिकेंट स्कोप इन द GS1 की 120 130 मार्क्स आप स्कोर कर पाओ, किया है लोगों ने इस बार, है ना। तो यहां पे जो सेक्शन है GS1 के अंदर, 6 सेक्शंस आर देयर। पहला मॉडर्न हिस्ट्री है, एक एक करके सेक्शन डिस्कस करते हैं। मैं आपको अप्रोच बताता जाऊंगा, मटेरियल बताता जाऊंगा, है ना। पहला है मॉडर्न हिस्ट्री। देखो मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे मेंस एग्जामिनेशन में, द इश्यू इज कि आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा तो है ना। ऐसा कुछ नहीं है आपने जो मॉडर्न हिस्ट्री में ना पढ़ा। अगर आप प्रीलिम्स देके आए हो तो मॉडर्न हिस्ट्री आपने पढ़ा होगा। प्रॉब्लम बस ये हो जाता है कि मॉडर्न हिस्ट्री जब आप प्रीलिम्स के नजरिए से पढ़ते हो, तो यू फोकस ऑन लॉट ऑफ स्मॉल स्मॉल फैक्ट्स, स्मॉल स्मॉल इंफॉर्मेशन हम रटने की कोशिश करते हैं, एंड फॉर द गुड एज वेल, क्योंकि पेपर ऐसा आ रहा है प्रीलिम्स का, राइट। लेकिन इन दी मेंस एग्जामिनेशन अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन चेक करेंगे, तो मॉडर्न हिस्ट्री के सेक्शन में इन दी मेंस एग्जामिनेशन यू नीड मैक्रो एनालिसिस। आपको थीमेटिक एनालिसिस आना चाहिए, है ना, कि लेट्स से कि रोल ऑफ वुमेन इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो आपको एक मैक्रो एनालिसिस अक्रॉस दोज 150 ईयर वो आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक मेजर डिफरेंस है प्रीलिम्स और मेंस में। माइक्रो इंफॉर्मेशन आप रट लेते हो, लेकिन एक मैक्रो थीमेटिक एनालिसिस इज मिसिंग। अब ये मैक्रो थीमेटिक एनालिसिस के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्या मेरा सजेशन है आपको, देखो थीमेटिक एनालिसिस रिक्वायर्ड है। आप में से जो लोग MMP प्लस में हैं और जो लोग GS1 मॉड्यूल में हैं, है ना, वो कवर सर GS1 वहां पे कवर करेंगे। ही विल बी कवरिंग ऑल दोज थीम्स ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री, है ना, जो GS1 मॉड्यूल में या MMP प्लस में है ना। इसके लेक्चर कल सुबह तक आपके पोर्टल पे आपको दिख जाएंगे, तो देखने शुरू करो इन थीमेटिक को, थोड़ा थोड़ा ब्रेक निकाल के, ताकि सारी मॉडर्न हिस्ट्री की थीम्स आपको क्लियर हो जाए, है ना। या फिर दूसरा सजेशन मेरा क्या है, जो लोग MMP में हैं, मतलब जिन लोगों ने मॉड्यूल नहीं लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, कंटेंट का फोमो मत डेवलप करना, जो डिसाइड किया उसे लेके आगे बढ़ो। ऐसा नहीं है सिलेक्शन एचआरटी से भी होगा, एचआरटी के बाहर से भी होंगे, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहो, थोड़ा कॉन्फिडेंट रहो अगर IAS बनने आए हो। ठीक है, अगर आपने मॉड्यूल नहीं ज्वाइन किया है, तो मैं आपको टूल सजेस्ट करता हूं एक मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, रिवर्स इंजीनियरिंग। इसको ध्यान से सुनना, ये रिवर्स इंजीनियरिंग टूल आपको पूरे मेंस एग्जामिनेशन में सपोर्ट करेगा। देखो देखो सुनो, इन दी मेंस एग्जामिनेशन अगर आप पिछले 5 या 6 साल का पेपर उठा के देखोगे, व्हाट इज दिस रिवर्स इंजीनियरिंग, एक बार समझाता हूं मैं आपको। अगर आप पिछले 5 या 6 सालों का मेंस एग्जामिनेशन का पेपर उठा के देखेंगे ना, एक ट्रेंड आपको कंटिन्यू दिखेगा, है ना। जिन लोगों ने मेंस दिया हो उनसे मैं पूछूंगा कि क्या कितनी वैलिड बात है ये। जो मेंस एग्जामिनेशन है उसमें ना थीम्स रिपीट हो रही हैं बहुत ज्यादा। मेंस का जब सिलेबस चेंज हुआ था 2013 में हुआ था, 13 14 15 16 17 18, लगभग 17 18 तक फिर भी कुछ नई चीजें पेपर में आती थी। बट राइट नाउ इन मेंस एग्जामिनेशन 70% के आसपास मैं बोल सकता हूं GS पेपर में थीम्स रिपीट हो रही हैं। वही वो थीम बार बार पूछ रहे हैं कि मॉडरेट का क्या लिमिटेड रोल था। मॉडर्न हिस्ट्री की अगर बात करें कि मॉडरेट्स कहां फेल हो गए इंडियन पॉलिटिक्स में, है ना, फेल क्यों हो गए और उनका क्या रोल था। वही वुमेन का क्या रोल है इंडियन नेशनल मूवमेंट में। तो थीम्स बार बार रिपीट हो रही हैं। अब अगर थीम्स रिपीट हो रही हैं तो मेरा सजेशन रहता है यू कैन डू द रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग आप कैसे कर सकते हैं,
रिवर्स इंजीनियरिंग करने का क्या तरीका है? दो तरीके हैं। एक तो रिवर्स इंजीनियरिंग क्या तरीका है, आप कोई भी टेस्ट सीरीज उठा लो मार्केट से, जेरोक्स कॉपी उठाओ, चाहे ज्वाइन मत करो, मैं आपको बता देता हूं विजन और फोरम का कंटेंट अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। जो आपका एग्जाम निकलना सबसे जरूरी है, आप विजन या फोरम की टेस्ट सीरीज उठा लो, है ना, मार्केट से जेरोक्स कॉपी उठाओ, खर्चा मत करो, और उसमें जो भी मॉडर्न ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज उठाना, और जो भी उसमें मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस दिखे उन्हें रीड कर जाओ। वही मेजर थीम्स है जो पेपर में आ रही है बार बार, या तो आप खुद कर लो या कंवल सर ने आपके लिए करके दिया है, वो आप पे डिपेंड करता है, बट कंटेंट वही है, कुछ बदल नहीं जाएगा, ठीक है। या फिर तीसरा तरीका क्या है, राइट स्मार्ट। राइट स्मार्ट भी तो वही तरीका है रिवर्स इंजीनियरिंग का। समझ में आया राइट स्मार्ट कहां फिक्स होता है यहाँ पे, क्यों हमने राइट स्मार्ट इनोवेट किया इस बार, शिविन सर की क्या अप्रोच है कि ये रिवर्स इंजीनियरिंग ही तो कर रहा है राइट स्मार्ट में, कि पीवाईक्यू उठाएंगे और देखेंगे कौन कौन सी थीम वो पूछ चुके हैं, उसका आंसर लिख के देखेंगे, आंसर की अप्रोचेस देखेंगे। समझ में आया? ये बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए लोगों को समझाना, बट जो थोड़े से मेच्योर एस्पिरेंट्स हैं वो समझे होंगे क्या कहना चाह रहा हूं, है ना, कि क्योंकि माइक्रो चीज है यार, हम घुस के टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं एग्जाम को, है ना, कि ये रिवर्स इंजीनियरिंग काफी ज्यादा यूज हो रही है मेंस एग्जामिनेशन में। तो या तो आप, मैंने आपको अप्रोचेस बता दिए, या तो आप कंवल सर का कंटेंट फॉलो कर लो, या शिविन सर का राइट स्मार्ट फॉलो कर लो, या आप खुद से अगर करना चाहते हो तो फोरम या विजन की टेस्ट सीरीज उठाओ ईयर लॉन्ग, और उसके मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन पढ़ जाओ। ये बात समझ में आई, है ना? अगर आप यहां तक इस वीडियो को फॉलो कर रहे थे तो मुझे लगता है अब मुझे दोबारा नहीं समझाना पड़ेगा कि वेयर डज द राइट स्मार्ट फिट इनटू दिस पिक्चर। बहुत डिफिकल्ट है लोगों को समझाना, ठीक है, तो वो रिवर्स इंजीनियरिंग का अप्रोच है। डन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है एमैप। कोई बल्कि कंटेंट नहीं देने वाला मैं आपको, है ना, मैंने खुद 2 बार मेंस क्रैक किया, मुझे पता है कि इंसान कितना पढ़ सकता है ना, तो कोई बल्कि कंटेंट नहीं मिलने वाला, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। सब जगह उतना ही कंटेंट है जितना आप एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर पाए, है ना। बेसिक अप्रोच है मेरी, जो मैं लाइक कॉन्फिडेंटली विद एरोगेंस बोल सकता हूं जगह जगह, कि फोकस एग्जाम क्रैक करने पे है, आपको नॉलेजेबल बनाने पे नहीं है ना। ये जो भी इंसान इस एग्जाम में नॉलेजेबल बनने की तरफ चला गया उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, है ना। आपको फोकस ये करना है आंसर में नंबर कैसे मिलेंगे, तो जो भी आपको कंटेंट दिया जाएगा बिल्कुल टारगेटेड, कि यहां ये पॉइंट ड्रॉप हो सकता है, 7 मिनट में इतना स्कोप है, उतना ही हम आपको कंटेंट देंगे, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट द बल्कीनेस ऑफ द कंटेंट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है पिलर आपका एमैप, एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर। देखो अब इसके बारे में एक अप्रोच सुन लो। एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर सब लोग प्रीलिम्स तैयारी करके आ चुके हो यार। देखो इतना तो आप मानोगे ना, इस सेक्शन में परफेक्शन नहीं लाई जा सकती, इस सेक्शन में परफेक्शन नहीं ला जा सकती, ये आप मानोगे। एमैप में, एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर में ना, प्रीलिम्स में जब इतने से सब्जेक्ट होते हैं और इतना टाइम होता है तो हमारी वाट लग जाती है यार एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर कवर करने में, इजंट इट? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग परफेक्शन इन दिस सेक्शन, है ना। तो एक तो अपने ऊपर उस परफेक्शन का प्रेशर मत बनाना, कि जितनी इंटेंसिटी पे आप मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हो या सोसाइटी कर रहे हो, उतनी इंटेंसिटी पे आप एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर भी करोगे, है ना। यू नीड टू हैव अ मिडिल पाथ अप्रोच। एक बात हमेशा याद रखना मेंस एग्जामिनेशन में, सुनना जरा मेरी बात ध्यान से, अभी 1 घंटा और है मेरे पास, 1 घंटा और सुनो शांति से, उसके बाद आपके क्वेश्चन लूंगा। एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर या पूरे मेंस एग्जामिनेशन में हर जगह इक्वल मार्क्स नहीं आएंगे, है ना। इस बार टॉपर के जीएस में कितने मार्क्स है? 420, 420 टू 430, ऐसे हर मैक्सिमम टॉपर्स के इसी रेंज में है ना। 43% लगा लेते हैं, ये मैं बात कर रहा हूं डबल डिजिट रैंक होल्डर की, आईएएस की, ठीक है। 43% मार्क्स हैं डबल डिजिट रैंक होल्डर्स के, मतलब 10 में से 4.3 उसे मिल रहे हैं, 10 में से 4.3, राइट। अब अगर 10 में से 4.3 उसका एवरेज है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता उसे हर आंसर में 4.3 मिल रहा, मानोगे ना। कुछ आंसर ऐसे होंगे जहां उसे 5 या 6 मिल रहे होंगे, और सॉरी कुछ आंसर ऐसे होंगे जहां 3 मिल रहा होगा, 2 मिल रहा होगा, कुछ जगह 0 भी मिलेगा। एक ना एक क्वेश्चन तो पेपर में होगा जो आपको नहीं आता होगा, इजंट इट, है ना। तो ये वेरिएशन रहता है। अब ऐसे में ये जो वेरिएशन है मार्क्स में, जिसका एवरेज 43% बन जा रहा है, उसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किस एरिया को टारगेट करना है। मेरा सजेशन ये है मॉडर्न हिस्ट्री को टारगेट करो, क्योंकि पढ़ा हुआ है आपने। मॉडर्न हिस्ट्री इज दैट एरिया, अगर क्वेश्चन आए तो 50% से नीचे नंबर ना आए उसमें, उसमें कम से कम आपके 10 मार्कर हो तो 5 नंबर आपको मिले, 15 मार्कर हो तो 7.5 नंबर आपको जरूर मिले। लेकिन एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर में ना, अगर आपको 4 भी मिल गए, 3 भी मिल गए, तो विक्ट्री है ना। अनटिल अनलेस कोई बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया, बहुत इजी आ गया तो सभी कर देंगे यार, समझ में आया। तो परफेक्शन टारगेट मत करना। प्रीलिम्स में जो आपने मटेरियल पढ़ा है दैट इज गुड इनफ, कोई मटेरियल मत बढ़ाना यहां पे, वो रिवाइज कर जाओ, बड़ी बात है, ठीक है। बाकी लोग, अगर आप GS1 मॉड्यूल में हैं या MMP प्लस में हैं,
तो कंवल सर ने यहां भी थीमेटिक एनालिसिस कर दिया आपके लिए, एमएमपी और एमएमपी प्लस स्टूडेंट के लिए, है ना। एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर की जो भी मेजर थीम्स हैं, बुद्धिज्म, जैनिज्म, भक्ति, सूफी, फ्रॉम द मेंस पर्सपेक्टिव, टेंपल आर्किटेक्चर, सोसाइटी में क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें, सोसाइटी नहीं मतलब आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से सोसाइटी, तो वो कंवल सर ने आपके लिए एनालाइज कर दिया, वो आप देख सकते हैं। या फिर रिवर्स इंजीनियरिंग, है ना, मतलब समझ में आया ना, दोनों चीजें मत फॉलो करना। अगर आप GS1 फॉलो कर रहे हैं मॉड्यूल में कंवल सर का, तो आप रिवर्स इंजीनियरिंग खुद मत करना, हमने कर दिया ना आपके लिए, ठीक है, उसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर रहे हैं। और अगर आपने ये नहीं ज्वाइन किया तो आप रिवर्स इंजीनियरिंग खुद करो, सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे चले, या फिर रिवर्स इंजीनियरिंग राइट स्मार्ट में होगी बाय शिवेन सर। तो ऑल द ऑप्शंस यू आर हैविंग, आप अपना प्लान डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट ज्योग्राफी। अब आओ ज्योग्राफी के ऊपर। देखो ज्योग्राफी सेक्शन ऑफ योर GS1 इज मोस्ट चैलेंजिंग एरिया ऑफ GS1, मोस्ट चैलेंजिंग एरिया GS1 का अगर आप देखेंगे, अप्रोक्सीमेटली 80 to 100 मार्क्स का ज्योग्राफी आ रहा है, 80 to 100 मार्क्स का, एंड चैलेंजिंग एरिया है। मेरा क्या ऑब्जर्वेशन है पिछले कुछ टाइम में, जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि उन्होंने भी ये रियलाइज किया क्या। यूपीएससी ना हमेशा आपको मेंस एग्जामिनेशन में, GS मेंस एग्जामिनेशन में एक अप्रोच आपको नजर में आएगी। यूपीएससी की अप्रोच क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर ऑप्शनल के इंडिविजुअल को अनड्यू एज नहीं मिलना चाहिए, अनड्यू बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए किसी भी GS पेपर में। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई फिलॉसफी ऑप्शनल है तो वो एथिक्स में बहुत ज्यादा एज उसे मिल जाए, थोड़ा तो मिलेगा ही, थोड़ा तो मिलता ही है ना। PSIR अगर है तो हो सकता है कि GS2 में थोड़ा सा एज मिल जाए, लेकिन आउटराइटली बहुत ज्यादा एज नहीं देने देता यूपीएससी। दिस इज हाउ दे डिजाइन दी पेपर। अब GS1 में मैंने क्या ट्रेंड देखा है पिछले कुछ टाइम से, क्योंकि ज्योग्राफी ऑप्शन से मेंस लिखने वाले ठीक ठाक लोग होते हैं, 2-3 हजार लोग हैं जो ज्योग्राफी ऑप्शन से मेंस लिख रहे हैं, और जो ज्योग्राफी ऑप्शन से मेंस लिख रहे हैं ना, उनको फिजिकल ज्योग्राफी अच्छे से आती है, लेकिन ह्यूमन ज्योग्राफी उन्हें अपने ऑप्शनल में भी अच्छे से नहीं आती, है ना। ह्यूमन ज्योग्राफी उन्हें अपने ऑप्शनल में भी अच्छे से नहीं आती। बताना जो ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले लोग हैं, है ना। तो इसीलिए यूपीएससी ने क्या किया है, ताकि ज्योग्राफी ऑप्शनल वालों को GS1 में एज ना मिले, तो दे आर आस्किंग वेरी लेस क्वेश्चन फ्रॉम फिजिकल ज्योग्राफी इन GS1 मेंस। व्हाट दे आर आस्किंग इज ह्यूमन ज्योग्राफी क्वेश्चंस। ह्यूमन ज्योग्राफी के जो डायनेमिक क्वेश्चन है, रिसोर्सेज से वो क्वेश्चन पूछेंगे, है ना, इंडस्ट्रियल लोकेशन से वो क्वेश्चन पूछेंगे, इस टाइप के टॉपिक पे वो ज्यादा इनोवेट कर रहे हैं, है ना। फिर एनवायरमेंटल ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछ लेंगे, कोरल रीफ पूछ लेंगे GS1 में, है ना। जो डायनेमिक एरिया है वहां पे फोकस है ज्योग्राफी का, इसीलिए चैलेंजिंग होता जा रहा है ज्योग्राफी। इसीलिए GS1 में ज्योग्राफी हैंडल करना चैलेंजिंग है। कोई एक सोर्स ही नहीं है पढ़ने का, आप बता दो मुझे GS1 में जिसने मेंस दिया हो, है ना। मेरी नॉलेज में तो अभी नहीं है कि GS1 में ज्योग्राफी यहां से पढ़ी जा सकती है। दिस इज द मेन प्रॉब्लम, है ना। उसके बाद अब अगर इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, आप प्रखर सर के लेक्चर्स फॉलो कर सकते हैं इन द GS1 मेंस मॉड्यूल, है ना। फिजिकल ज्योग्राफी मैक्रो तरीके से पढ़ाया गया है और ह्यूमन ज्योग्राफी पे मेनली फोकस किया गया है ना। ह्यूमन जियो एनसीईआरटी ऐसे तो मटेरियल है श्रेयांश, लेकिन वो इतना टारगेटेड नहीं है, दिस इज द प्रॉब्लम, है ना। आप क्या कर सकते हो स्टिल, अगर आपने खुद आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो मैं आपको बोलूंगा मटेरियल तो प्रीलिम्स वाला रखना। अगर आप खुद प्रिपेयर करना चाहते हैं तो मटेरियल यू शुड कीप इट प्रीलिम्स वाला ओनली। इसके साथ साथ एक टॉपिक हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, इंडस्ट्रियल लोकेशन, क्योंकि ये टॉपिक आपने प्रीलिम्स में नहीं पढ़ा है ना। वो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसका वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने GS1 मॉड्यूल नहीं ज्वाइन किया है ना। तो प्रीलिम्स वाला मटेरियल पढ़ो, जो मैंने आपको टॉपिक्स बोले, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी पे फोकस करो। आपका जो एनवायरमेंट का मेंस 365 होगा वो GS3 में इतना काम नहीं आएगा जितना यहां काम आएगा, देख लेना आप। एनवायरमेंटल ज्योग्राफी पे उनका फोकस है, वाटर से कोई ना कोई वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं बार बार। प्रीलिम्स में भी आया ना अंडरग्राउंड वाटर पे, प्रीलिम्स में अंडरग्राउंड वाटर से क्वेश्चन आया ना, देयर इज अ चांस की मेंस में आए। तो या तो आप खुद प्रिपेयर करो, तो वो उसी तरीके से करना। रिसोर्सेज से क्वेश्चन आएगा, रेयर अर्थ मेटल, देखो गारंटी कोई नहीं है ना, लेकिन मेंस एग्जामिनेशन इज रिलेटिवली प्रिडिक्टेबल, रिलेटिवली, है ना। इसलिए मेंस की तैयारी करने में और भी मजा आता है और करवाने में भी मजा आता है ना। यू कैन एक्सपेक्ट कि रेयर अर्थ मेटल कहीं ना कहीं इस बार पूछा जाएगा, समझ में आया। तो ये आप या तो खुद कर लो या प्रखर सर के लेक्चर फॉलो कर लेना। खुद कहां से करना है, जो आपका प्रीलिम्स का मटेरियल है, उस प्रीलिम्स के मटेरियल में एक टॉपिक नहीं है इंडस्ट्रियल लोकेशन, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। हाँ, एमएमपी प्लस वालों को सारे मॉड्यूल्स मिलेंगे, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये समझ में आया। अगली चीज पे आ जाओ, वर्ल्ड हिस्ट्री।
अब मेरी बात सुनो ध्यान से, स्पेशली वो लोग जो पिछली बार मेंस क्रैक करके आए हैं, मेंस लिख के आए हैं, है ना। देखो भैया, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट कंसोलिडेशन इंडिया, ये जो 2 सेक्शन है, ये 2 सेक्शन अभी तक आप इग्नोर करते आए हो। यूपीएससी जहर ऑर्गेनाइजेशन है, आपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में देख लिया। इन दोनों एरिया में से अभी तक क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। दीज टू एरियाज आर नॉट येट कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड इन द GS1 एग्जामिनेशन बाय यूपीएससी टिल नाउ। हार्डली दे आर आस्किंग 1 और 2 क्वेश्चन। इन दोनों टॉपिक से मिला के मैं बोल रहा हूं 1 और 2 क्वेश्चन अभी तक का ट्रेंड है। इस वजह से व्हाट मैक्सिमम पीपल आर डूइंग आर दे आर स्किपिंग दिस सेक्शन कि नहीं क्वेश्चन ही नहीं आ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन दिस ईयर मैंने ज्योग्राफी के लिए भी आपको बोला था प्रीलिम्स में कि हाइड एंड सीक चल रहा है। दिस ईयर माइट बी द पॉसिबिलिटी कि वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट कंसोलिडेशन से वो नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दें। हो सकता है ना, ये ऐसा सेक्शन नहीं है जिससे क्वेश्चन बन नहीं सकते, पर वो अभी बना नहीं रहे। किसी भी साल ये ट्रम्प कार्ड है यूपीएससी की जेब में, तो छोड़ के मत जाना, है ना। दे विल यूटिलाइज इट। एंड अगर मान लो इन दोनों में से मिला के 80-90 नंबर का पेपर आ गया और कोई ऐसा है कि जो इसको पढ़ के ही नहीं गया, तो पहले दिन बाहर हो जाएगा वो। आप अगर GS1 का 50-60 नंबर का पेपर छोड़ के आ गए, उसके बाद GS2 देने का मन नहीं करेगा आपका। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस मेंटल गेम विच गोज ऑन, ठीक है ना। तो वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट कंसोलिडेशन दोनों पढ़ के जाना है, ये बात याद रखना। एक रिस्क है जो लोग लेते हैं, और मैं बोल रहा हूं बिल्कुल मत लो। ऑल्सो आई एम सजेस्टिंग कि एक्सट्रीम पाथ भी मत फॉलो करो। ऐसा नहीं कि कोई बल्कि मटेरियल उठा के आपने वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट कंसोलिडेशन के लिए पढ़ लिया, है ना। कि जैसे लोग बोलते हैं इंडिया आफ्टर गांधी पढ़ लो पोस्ट कंसोलिडेशन के लिए। व्हाट इज द पॉइंट यार, 500 पेज का बुक है, 2 या 3 बार पढ़ने पड़ेगा, वो भी 1-2 क्वेश्चन के लिए। इतना बल्कि मटेरियल मत पढ़ो, मटेरियल ऐसा पढ़ो जो मिडिल पाथ काइंड ऑफ मटेरियल हो, ठीक है। चलो, क्या अब अप्रोच होनी चाहिए वर्ल्ड हिस्ट्री? या तो कंवल सर के लेक्चर्स GS1 मॉड्यूल के अंदर, आई होप अब आपको स्ट्रक्चर क्लियर होता जा रहा होगा, जो कि आपको 10th ऑफ जून तक हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। वो हम लॉस के शेड्यूल के साथ सिंक करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। या फिर कोई और मटेरियल आप पढ़ सकते हो, कोई भी मटेरियल पढ़ लो, सब में वर्ल्ड हिस्ट्री सेम है। आपको विजन पसंद है विजन पढ़ लो, फोरम पसंद है फोरम पढ़ लो, कोई वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं बदल सकता, है ना। एक टीचर का काम बस ये है, मतलब अगर मैं बोलूं कि क्या डिफरेंस है, टीचर का काम ये है कि आपको वही हिस्ट्री थोड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से बता दे, कहानी बता के, है ना। आप में से सब लोगों ने कंवल सर के लेक्चर देखे हैं। ही टेल स्टोरी इन अ वेरी गुड मैनर, बस वही रोल है, पर स्टोरी सेम रहेगी। जो जापान में हुआ है वो हुआ है, ठीक है। तो आप कोई भी एक मटेरियल फॉलो कर सकते हैं। मेरी तरफ से जो MMP में लोग हैं, उनको हम एक स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन की NCERT है, जो कि वन ऑफ द वेरी गुड मटेरियल फॉर कवरेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, उसका पार्ट 1 और 2 आपको करना है। MMP में उसके नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप खुद तैयार करना चाहते हैं तो हम नोट्स आपको दे देंगे, ठीक है। दिस इज द अप्रोच। उसके बाद पोस्ट कंसोलिडेशन इंडिया, है ना, यहां पे अप्रोच सेम रहेगी। या तो आप मेरे लेक्चर फॉलो कर लो, है ना, वरुण सर लेक्चर, जो कि आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगे 10th ऑफ जून तक इन योर GS1 मेंस मॉड्यूल। या फिर कोई और मटेरियल, क्या मटेरियल हो सकता है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस की NCERT है, क्लास 12 की वंडरफुल NCERT, ये आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ये मटेरियल समझ में आ गया इन दोनों का। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट सोसाइटी पे आते हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं। अब देखो, अब ध्यान से सुनना मेरी एक बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले लगभग 10 दिनों में, इन लास्ट 10 डेज, देखिए मैं भी टॉपर से जब इंटरेक्ट करता हूं ना किसी, तो आई कीप ऑन लर्निंग कि भैया क्या वर्क किया उनके लिए पिछले साल, क्योंकि ये एग्जाम कॉन्टिन्यूअसली इवॉल्विंग है ना। मैं अगर आपको जो 5 साल पहले जिस चीज ने मेरा मेंस क्लियर करवाया, अगर मैं वही चीजें आपको बताऊंगा ना, तो हो सकता है 5 साल बाद रेलेवेंट ना हो। मैंने क्या देखा, जितने भी मैंने टॉपर से पिछले 10 दिनों में बात की, उन 10 डेज में मैंने ये देखा, लॉट ऑफ टॉपर्स हैव कॉन्टिन्यूअसली सजेस्टेड दिस थिंग कि जो मेंस एग्जामिनेशन के हर पेपर में छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वो उन्होंने बहुत अच्छे से किए थे, है ना। पूरे मेंस एग्जामिनेशन के सिलेबस को ध्यान से सुनना, ये पॉइंट पहले मेरा, अरे लूंगा आपके क्वेश्चन, रुको, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन लूंगा, पहले मेरी बात सुनो। जो भी आपके छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे GS1 के अंदर जो सोसाइटी सेक्शन है, इसके अंदर आपके स्मॉल स्मॉल 9 टॉपिक्स आते हैं। 9 टॉपिक्स दिए हुए हैं, पूरा सोसाइटी आपके सिलेबस में नहीं है, बस 9 टॉपिक्स हैं। कौन कौन से 9 टॉपिक? अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इस टाइप के छोटे छोटे टॉपिक हैं। और ये जो टॉपिक्स हैं, इनके जो पॉसिबल थीम्स हैं वो लगभग फिक्स होते हैं। यूपीएससी अगर आप देखोगे ना, पेपर में इनोवेट भी नहीं कर पा रहा, लगभग फिक्स है वो थीम। वही ग्लोबलाइजेशन का लोकल आइडेंटिटी से लिंक पूछ लेंगे, वही वो ग्लोबलाइजेशन का किसी एक सेक्शन पे पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट पूछ लेंगे, कभी वुमेन पे, कभी ओल्ड पीपल पे, कभी चिल्ड्रन पे, वही थीम्स रोटेट हो रहे हैं। अब मैंने क्या ट्रेंड देखा है, काफी सारे टॉपर ने भी ये चीज रेकमेंड की, ये जो छोटे छोटे टॉपिक है ना, ये बहुत अच्छे से आंसर लिख के आए हैं।
है ना? क्यों? क्योंकि इन छोटे छोटे टॉपिक्स में वो अगर 5 या 5.5 नंबर मिल जा रहे हैं तो अल्टीमेटली आप बाकी जगह एवरेज भी लिख के आ रहे हो ना, तो 43% 44% मार्क्स जीएस में बन जाएंगे। तो जीएस 1 में वो छोटे टॉपिक हैं सोसाइटी के अंदर, है ना? सोसाइटी मैंने जो ट्रेंड देखा है 70-80 नंबर का सोसाइटी आएगा यार, 70 to 80 मार्क्स फोड़ देना है ये सेक्शन, फोड़ सकते हो आप इस सेक्शन को, मतलब मिनिमम 50% ऑफ द मार्क्स यू शुड फेच, मिनिमम बोल रहा हूं मैं, है ना? तो इसके लिए थोड़ा कंटेंट पे फोकस करना, समझ में आया? कंटेंट पे थोड़ा फोकस करना होगा इसके लिए। तो स्कोरिंग है, कंटेंट पे फोकस करो। कंटेंट में आपको बता देता हूं क्या क्या है। अब सोसाइटी के लिए क्या मटेरियल है, या तो आप जीएस 1 में जो ऋषभ सर मटेरियल आपको देंगे, ऋषभ अरोड़ा, आवर फैकल्टी फॉर सोशियोलॉजी, दैट मटेरियल यू कैन रेफर, वंडरफुल मटेरियल इट इज। आप देख सकते हैं पिछले कुछ 2 सालों में शुभांकर ने और ईशिता ने बहुत सारे ब्लॉग्स में इस मटेरियल की तारीफ की है। क्या क्या अच्छा है इस मटेरियल के अंदर, कुछ नया नहीं है, टारगेटेड है, कथा नहीं है इंडियन सोसाइटी में, ये इंडियन सोसाइटी में, वो टारगेटेड है कि भैया कास्ट सिस्टम के ये 4 फीचर हैं, ये लिख के आओ आप वहां पे, है ना? वो एग्जाम से लिंक्ड है, बस दिस इज द यूनिकनेस, है ना? कि पॉइंट फॉर्मेट में बच्चे को बता दो कि ग्लोबलाइजेशन के वुमेन पे क्या 8 इंपैक्ट है ना? कथा नहीं बताई गई है और एग्जाम्पल्स डाले गए हैं करंट के, ठीक है? तो या तो आप वो मटेरियल देख सकते हैं, उसके लेक्चर 15 जून तक आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, एमएमपी प्लस में अगर आप हैं या जीएस 1 मॉड्यूल में है ना? और या फिर एनी अदर मटेरियल, एनी अदर मटेरियल में क्या हो सकता है, विजन का मटेरियल फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर ये 2 एनसीईआरटी, मेरे ओपिनियन में ये 2 एनसीईआरटी, दीज आर 2 वंडरफुल एनसीईआरटी दैट यू कैन फॉलो, है ना? इनके नोट्स हम आपको एमएमपी में प्रोवाइड कर देंगे। सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट एंड इंडियन सोसाइटी, दोनों 12th की एनसीईआरटी है, 12th न्यू एनसीईआरटी, ठीक है? वंडरफुल एनसीईआरटी, बैक पेज से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके सारे इशू कवर है इसके अंदर, तो ये 2 एनसीईआरटी भी आप फॉलो कर सकते हैं। समझ में आया? आगे बढ़े। तो ये हो गया आपका कंप्लीट जीएस 1 का स्ट्रेटजी। अब एक छोटा सा क्वेश्चन यहां पे आता है कि अगर आप मेंस 2023 नहीं दे रहे हैं, देखिए जब तक आपका जीएस 1 कंप्लीट होगा ना, तब तक प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा, है ना? समवेयर मैक्सिमम 1 मंथ में तो आ ही जाएगा। जब तक आपका जीएस 1 कंप्लीट होगा तब तक प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा। अब अगर आप मेंस 2023 नहीं दे रहे हैं, नथिंग विल चेंज फॉर यू, द ओनली थिंग दैट विल चेंज इज कि आप जो प्लान, कोई अगर मेंस एग्जामिनेशन 2023 में दे रहा है तो जो प्लान वो मिड सितंबर तक एग्जीक्यूट करेगा, आप उसे एंड ऑफ अक्टूबर तक करो, उसी प्लान को स्प्रेड कर दो। अगर आप मेंस दे रहे हो तो आपको वो काम 100 दिनों में करना है, अगर आप मेंस नहीं दे रहे तो वो काम आपको 120 दिनों में करना है। समझ में आया? ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू अगर आपका प्रीलिम्स नहीं होता है। कुछ चेंज नहीं होगा प्लान में, बस टाइमिंग थोड़ी सी स्प्रेड आउट हो जाएगी, दैट इज इट, और कुछ मत करना। समझ में आया? आगे बढ़े। अब आता है लास्ट टॉपिक आज के सेशन का, कुछ जनरल पर्सपेक्टिव अबाउट आंसर राइटिंग, व्हाट यूपीएससी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इन आंसर राइटिंग, है ना? दैट आई विल बी डिस्कसिंग। आई नीड अनदर 30 मिनट टू डिस्कस दैट। 30 मिनट चाहिए मुझे इसको डिस्कस करने के लिए। क्या अप्रोच होगी आंसर राइटिंग में, ताकि आप जो लाइव आंसर राइटिंग अटेंड करेंगे ट्यूसडे को, जो 6 PM पे सेशन है ना, विच आई विल बी टेकिंग, उस सेशन में किस तरीके से आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं, क्या यूपीएससी की डिमांड है आंसर राइटिंग की, दैट आई विल बी डिस्कसिंग विद यू। ठीक है, अब आते हैं जनरल पर्सपेक्टिव ऑन आंसर राइटिंग। देखो अब ध्यान से सुनना ये बात, आंसर राइटिंग विद इन यूपीएससी सीएससी मेंस एग्जामिनेशन शुड बी वेरी एग्जामिनर सेंट्रिक, है ना? आपने काफी बार बहुत सारे टॉपर्स को बोलते हुए सुना होगा कि यार एक साल वही कंटेंट लिखने पे नंबर आ गए, दूसरे साल सेम कंटेंट लिखने पे नंबर ही नहीं आए, है ना? बहुत सारे एग्जांपल देखे हैं मैंने, है ना, कि यार सेम टाइप ऑफ थिंग्स दे आर डूइंग रिपीटेडली, बट कभी नंबर मिल रहे हैं कभी नहीं मिल रहे। व्हाई दैट डिफरेंस इज देयर? क्योंकि जो एग्जामिनर उनका पेपर चेक कर रहा है प्रॉब्ली वो चेंज हो रहा है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज कि आंसर लिख के नंबर आपको उसमें मिल जाए, उसमें खाली आपका रोल नहीं है, उसमें कौन आपका पेपर चेक कर रहा है, उस दिन उसका मूड कैसा है ना, और उस दिन उसका मोटिवेशन कैसा है, इस पे भी डिपेंड करेगा कि आपको नंबर मिलेंगे या नहीं। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझ के देखना। मैं भी जब स्टूडेंट था ना, स्पेशली अपने पहले मेंस में या दूसरे मेंस में, यही सोच रहा था कि मैं अच्छा आंसर लिखूंगा तो वो नंबर देगा, चाहे उसकी आंसर लिखने का जो मेरा तरीका है वो कितना एग्जामिनर फ्रेंडली है, उस पर कितना लोड पड़ रहा है उस आंसर को समझने में, इन सब चीजों पे मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आपको मार्क्स खींचने एग्जामिनर से तो उसका काम आसान करना पड़ेगा, है ना? आपको या तो उसका काम आसान होने वाला है
या फिर आप अगले साल दोबारा मेंस दे रहे होंगे, है ना। या तो वो मेहनत करेगा, अदरवाइज आपको मेहनत करनी पड़ेगी। व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपको एग्जामिनर का माइंडसेट समझना है, वो जो इवैल्यूएट कर रहा है वो किस कॉन्टेक्स्ट में आपका पेपर इवैल्यूएट कर रहा है। एक बार मैं आपको फील कराने की कोशिश करता हूं, है ना। आप एग्जामिनर की सिचुएशन पे एम्पैथी बोलते हैं ना जिसको, कि दूसरे की सिचुएशन पे खुद को रख दो, है ना। तो आपको एग्जामिनर की सिचुएशन में खुद को रख देना है और उसका माइंडसेट समझने की कोशिश करनी है। अब उसकी सिचुएशन पे खुद को रख के देखते हैं, है ना। उसी से मैंने ये सब चीजें डिकोड की हैं कि क्या चीज लिखने पे ज्यादा नंबर मिल रहे होंगे, है ना। जैसे एग्जामिनर की सिचुएशन क्या है, कौन लोग पेपर इवैल्यूएट कर रहे होंगे यार, मोस्टली प्रोफेसर्स होंगे यूनिवर्सिटीज के, है ना। प्रोबेबली ऑल ऑफ देम आर लेट्स से 45 टू 50 ईयर अबव एक्सपीरियंस्ड होंगे और लगभग 20 या 30 सालों से अपने करियर में they must have checked lot of answer copies at their university level within UPSC CSC examination as well। तो बहुत सारी कॉपीज वो चेक कर चुके होंगे अभी तक, है ना। मेरे ओपिनियन में यू नीड टू राइट आंसर कंसीडरिंग कि वर्स्ट एग्जामिनर आपका पेपर चेक कर रहा है, उससे भी अपने को नंबर लेने हैं। तो जो अच्छा एग्जामिनर है वो तो नंबर दे ही देगा। अब वर्स्ट एग्जामिनर कौन है? वर्स्ट एग्जामिनर वो है जिसका मन नहीं है पेपर चेक करने का, है ना, जिसको कोई मोटिवेशन नहीं। आप समझ के देखो, जितना मेरे को पता है, कोई ऐसी सीक्रेट इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, बट 250 to 300 रुपीज यूपीएससी गिव टू पर एग्जामिनर फॉर चेकिंग वन पेपर। 250 to 300 रुपीज। किसी ने आरटीआई डाली थी 2-3 साल पहले, तो उसमें 200 रुपए बोला गया था। अब मैं मानता हूं उससे ज्यादा तो यूपीएससी ने क्या बढ़ाया होगा, है ना। अब आप समझ के देखो यार, एक 50 साल का इंसान है जिसका ज्यादा मोटिवेशन नहीं है अभी, और वो आपकी आंसर कॉपी चेक करने यूपीएससी भवन जा रहा है ना, जहां पे कि एसी वेसी कुछ भी नहीं है, और उस अनकंफर्टेबल लेसर कंफर्टेबल लेवल पे वो आपका पेपर चेक कर रहा है। वो भी इतने सारे पेपर चेक कर रहा है, कभी सुबह दिन में 5 या 6 पेपर तो चेक कर रहा होगा। और ऐसे में आपको क्या लगता है पर क्वेश्चन वो कितना टाइम देगा आपको? पर क्वेश्चन में वो कितना टाइम दे सकता है आपको? ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट, है ना। 40, अगर मान लो कि 20 क्वेश्चन चेक करने हैं, 1 घंटे में तो चेक करेगा ना एक कॉपी। 5 से 6 घंटे ज्यादा कोई क्या चेकिंग कर सकता है ना। तो एक क्वेश्चन में 2 से 2.5 मिनट से ज्यादा वो दे ही नहीं सकता। मतलब जितने में आप उसे लिख रहे हो, 7 मिनट आप लगा रहे हो लिखने में, और वो उसको 2 मिनट में रीड करके डिसाइड करके कितने नंबर देना आपको करियर डिसाइड कर दे रहा है, आगे बढ़ रहा है। अब ऐसे में वो पेन नहीं लेगा आपका आंसर समझने के लिए, लोड नहीं लेगा आपका आंसर समझने के लिए। उसको आपको एक स्ट्रक्चर में आंसर प्रोवाइड करना है जहां पे कि उसको बहुत ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, ठीक है ना, क्योंकि उसे नींद भी आ रही हो सकता है आपकी कॉपी लंच के बाद चेक हो रही हो। आप कॉन्टेक्स्ट समझ के देखो, ऑल दीज माइट साउंड वेरी फनी टू यू, बट दीज आर द वेरिएबल विच आर इंपैक्टिंग योर करियर एट द एंड, है ना। बहुत सारे लोग आपको इंटरव्यू में ये चीज बोलते दिखेंगे कि क्योंकि मेरा आफ्टरनून में इंटरव्यू था, है ना, क्योंकि मेरा आफ्टरनून में इंटरव्यू था, वो भी राइट एट द एंड, इसलिए मेरे को इंटरव्यू में नंबर नहीं मिले। तो जो चेक करने वाला है, जो मार्क्स अवॉर्ड करने वाला है, उसकी सिचुएशन आपको समझनी है। तो व्हाट इज माय पॉइंट, आपको एक फिक्स स्ट्रक्चर में उसे आंसर देना है, एक फिक्स स्ट्रक्चर में आपको उसे आंसर देना है, ताकि उसे दिमाग ना लगाना पड़े नंबर देने के लिए। उसको ये लगना चाहिए, हाँ ये यहां पे लिखा है, ये यहां पे लिखा है, ये बात यहां कवर कर दी, ये बात यहां कवर कर दी, दे दो उसे 4 या 5 नंबर। वो हर जगह दिमाग नहीं लगाएगा। आप कॉपी चेक करके देखो, है ना, आप 2-4 टॉपर की कॉपी उठा लो, खुद चेक करके देखो, आपको पता लगेगा कितना लोड पड़ता है दिमाग पे कॉपी चेक करने में, ठीक है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, what are the variables which any examiner might be looking in the paper? ध्यान से सुनना। राइट, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल, राइट व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, है ना। अब हमारी ये क्या आदत होती है, मान लो क्वेश्चन आया एयर पॉल्यूशन के टॉपिक पे, लेट्स से क्वेश्चन आ गया एयर पॉल्यूशन के टॉपिक पे, तो हमारी क्या हैबिट है, हम एयर पॉल्यूशन के बारे में कथा लिखना शुरू कर देंगे आंसर में। तो अगर एयर पॉल्यूशन पे क्वेश्चन आया है और क्वेश्चन में कुछ पर्टिकुलर डायमेंशंस पूछे गए हैं, तो काफी सारे लोगों की क्या आदत होती है कि वो एयर पॉल्यूशन पे आंसर लिखने लग जाते हैं, रादर जो क्वेश्चन में उसके बारे में पूछा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज राइट व्हाट इज आस्क्ड, नॉट व्हाट यू नो अबाउट द टॉपिक, है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। द इजियर वे फॉर द एग्जामिनर टू फिल्टर आउट लेसर वर्दी कॉपी इज समथिंग रिटन विच इज नॉट आस्क्ड इन द क्वेश्चन, है ना। एग्जामिनर के लिए उस कॉपी को फिल्टर आउट करना बहुत आसान है। आपने लिखा ही नहीं जो पूछा है, आपने कितनी भी अच्छी बात लिखी हो, तो राइट व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसी बात को आपको लिखना चाहिए, ठीक है। अगली चीज, राइट ऑल द डायमेंशंस क्लियरली। इसको समझ के देखते हैं, राइट ऑल द डायमेंशंस क्लियरली। कुछ लोगों की क्या आदत होती है, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। यहां पे मान लो क्वेश्चन पूछा गया है
थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है, लेट्स से लोकल सेल्फ गवर्नेंस पे क्वेश्चन उठा लेते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नेंस, मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, लास्ट ईयर ही था कि लोकल सेल्फ गवर्नेंस इन इंडिया हैज लेड टू गुड गवर्नेंस, है ना, एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड इट एंड द पॉसिबल वे टू रिफॉर्म द लोकल सेल्फ गवर्नेंस इन इंडिया। दो चीजें पूछ ली, रीजन, क्वेश्चन सुना ना आपने, और दूसरा पूछ लिया रिफॉर्म्स, फर्दर क्या रिफॉर्म कर सकते हैं। मान लो 10 मार्कर क्वेश्चन है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इन दोनों डायमेंशन को ना अलग अलग नहीं लिखते, इन दोनों डायमेंशन को अलग अलग नहीं लिखते, मर्ज करके लिख देंगे और सोचेंगे एग्जामिनर वहां पे बैठ के दिमाग लगाएगा कि इसने रीजन के कितने पॉइंट लिखे हैं और रिफॉर्म के कितने पॉइंट लिखे हैं, है ना। आपको लग रहा होगा इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग, वो उसे नहीं लग रहा, है ना, उसको चाय नहीं आई है खाने के बाद की, उसको चाय अभी तक मिली नहीं है। यू नीड टू बी वेरी प्रैक्टिकल। इन सारी डायमेंशन जो भी पूछी गई है, ब्रेक द क्वेश्चन इनटू एज मेनी एज पार्ट एज पॉसिबल, और हर पार्ट को अलग अलग आंसर करो। आपके पेपर में 20 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, दिस इज द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। 20 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, इन 20 क्वेश्चन को आपको ब्रेक करना है 40 to 45 पार्ट्स में। मतलब अगर 10 मार्कर है तो 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, 15 मार्कर है तो 2 में तो हो ही जाएगा, 3 में भी हो सकता है, ठीक है। तो आप ये समझ लो एक 10 मार्कर एक्चुअली 2 5 मार्कर हैं, और उन दोनों 5 मार्कर को अलग अलग एक एक पेज पे एड्रेस करो, ताकि उसके दिमाग में क्लियर रहे कि इसने इतने रीजन लिख दिए, 2 नंबर यहां दे देते हैं, इतनी रिफॉर्म लिख दी, 2.5 नंबर यहां दे देते हैं, ताकि हर डायमेंशन पे वो आपको अलग अलग नंबर दे रहा हो। ब्रेक द क्वेश्चन इनटू एज मेनी एज पार्ट एज पॉसिबल। आप गेम समझ के देखो, आप मान लो कि 100 नंबर का कोई आंसर लिख के आ रहे हो, आप 100 नंबर का आंसर लिख के आ रहे हो, और आप ये साथ चाह रहे हो कि एग्जामिनर आपको यहां पे 60 नंबर दे दे, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। उसको एक ही बार आंसर में नंबर अगर देना है, लेट्स से कोई 100 मार्कर का क्वेश्चन है, जैसे एसए में आता है 125 का, राइट, उसको एक ही बार नंबर घुमाने हैं, वो बहुत मुश्किल है कि आप उससे ज्यादा नंबर खींच पाओ। यू हैव टू राइट समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट फॉर दैट पर्पस। बट अगर आप उससे छोटे छोटे नंबर ले रहे हो, है ना, आप उससे कह रहे हो कि यार हमने पूरे पेपर को जितने भी क्वेश्चन थे मल्टीपल पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, उसको जोर नहीं पड़ेगा नंबर देने में, वो हर जगह 2 2 2.5 नंबर देता जाएगा, 2.5 2.5 2.5 2.5 नंबर, और कलेक्टिवली आपका स्कोर एक्चुअली ज्यादा बन जाएगा। समझ में आया ये रूल? तो ब्रेक द क्वेश्चन इनटू एज मेनी एज पार्ट एज पॉसिबल एंड राइट ऑल द डायमेंशंस क्लियरली। क्लियरली का क्या मतलब है? सब हेडिंग सिंपल लिखो, इंट्रोडक्शन लिखा, लोकल सेल्फ गवर्नेंस पे कुछ, रीजन, रीजन की सब हेडिंग डालो, उसके दिमाग में क्लियर है यहां पे इसने रीजन लिखे हैं, उसे ढूंढना नहीं पड़ना चाहिए, और उसके बाद अगले पेज पे रिफॉर्म। ये बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। ये दो मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल है। अगर ये दो वेरिएबल अगर आप फॉलो कर रहे हो और अक्रॉस दी पेपर कर रहे हो तो धौलपुर हाउस पहुंच जाओगे, है ना। दिस हैज बीन माय एक्सपीरियंस, है ना। अगर आप ये दोनों चीजें फॉलो कर रहे हो, अक्रॉस दी पेपर बोल रहा हूं, सारे पेपर्स में जो पूछा है वो लिख दो, है ना, और उसके बाद हर डायमेंशन को ब्रेक करके लिख दो अक्रॉस द पेपर। ऐसे नहीं कि किसी पेपर में 15 क्वेश्चन में किया, किसी में 20 में किया, थ्रू आउट, तो आप धौलपुर हाउस पहुंच जाओगे। धौलपुर हाउस पहुंचने का मतलब क्या है? इंटरव्यू कॉल आ जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कुछ क्वालिटेटिवली मोर इंपॉर्टेंट चीजों की बात करते हैं। यूज एरिया स्पेसिफिक वोकैबुलरी, यू ऑलरेडी नो दिस थिंग, आपको एरिया स्पेसिफिक वोकैबुलरी यूज करनी पड़ेगी, है ना। हाँ, पॉइंट्स में लिखो एज फार एज पॉसिबल, जहां पे पॉइंट्स में लिख सकते हो लिखो पॉइंट्स में, पॉइंट शुड बी गिवन प्रायोरिटी, देयर इज नो सेकंड डाउट अबाउट दैट, है ना। बट कुछ जगह ऐसा होगा कि पॉइंट में आप नहीं लिख पाओगे, तो अपने आप वहां पे पैराग्राफ आएंगे, ठीक है। एरिया स्पेसिफिक वोकैबुलरी यूज करो। एरिया स्पेसिफिक वोकैबुलरी मतलब गवर्नेंस में थोड़े गवर्नेंस के वर्ड्स डालो, ठीक है, और उसके बाद आप इकोनॉमिक्स में थोड़े इकोनॉमिक्स के कीवर्ड डालो, सोसाइटी में थोड़े सोसाइटी के कीवर्ड डालो। समझ में आ रहा है ना? ये एरिया स्पेसिफिक वोकैबुलरी, ये बिल्ड कैसे होगी? वेट फॉर 5 मिनट, आई विल टेल यू, है ना। ये एरिया स्पेसिफिक वोकैबुलरी आप कैसे बिल्ड करोगे? पॉइंट समझ में आ गया? बिल्ड कैसे करोगे मैं बताता हूं, 5 मिनट दो मुझे। फोर्थ पॉइंट, मल्टी डायमेंशनल। आप जो भी आंसर लिख रहे हो, जो भी आंसर आप लिख रहे हो, इन द एंड दैट आंसर शुड बी मल्टी डायमेंशनल। मतलब क्या इस चीज का? मान लो कि आपने जो हमने ऊपर क्वेश्चन लिया था वही ले लेते हैं, रीजन, किसी चीज के रीजन की बात हम कर रहे थे ना, किस चीज की कर रहे थे? लोकल सेल्फ गवर्नेंस की, है ना, एक गुड गवर्नेंस को कैसे लीड करता है। अब लोगों की क्या टेंडेंसी होती है, कोई एक पॉइंट वो लिखेंगे आंसर में, आप में से जो भी पहली बार आंसर राइटिंग करना शुरू करेगा, दे विल फेस दिस प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम? आप जो भी पॉइंट लिखोगे ना उसको स्ट्रेच करोगे, आपको लगेगा इसी को और ज्यादा एक्सप्लेन कर देता हूं। कॉमन टेंडेंसी है, जबकि आप टॉपर्स की कॉपी उठा के देखोगे ना, उनकी क्या टेंडेंसी है, किसी भी पॉइंट को एक्सप्लेन ही नहीं करते हैं, है ना। टच एंड गो, टच एंड गो, मतलब पॉइंट को जस्ट ड्रॉप करेंगे, कीवर्ड्स ड्रॉप करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे।
और आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, मल्टीपल डायमेंशन से ओपन अप करेंगे रादर देन किसी एक डायमेंशन को स्ट्रेच करेंगे। ऑलवेज राइट मल्टी डायमेंशनल आंसर, है ना। अगर आप खुद भी दिमाग लगाओगे ना एग्जामिनर के नजरिए से, तो समझ जाओगे कि वो मल्टी डायमेंशनल आंसर को क्यों ज्यादा नंबर दे रहे हैं, है ना। आप एग्जामिनर का पेपर चेक करने का तरीका देखना। एग्जामिनर का पेपर चेक करने का तरीका क्या होता है? हाँ, एग्जाम्पल डालते हैं टॉपर, बस टच एंड गो, एक्सप्लेन नहीं करते। एक्सप्लेनेशन के लिए एग्जाम्पल है वहां पे। जो भी एग्जामिनर है उसका पेपर चेक करने का क्या तरीका है? वो पूरा सेंटेंस कभी नहीं पढ़ेगा आपका। आप पैराग्राफ फॉर्मेट में भी लिख लो। अगर आपका कोई जानने वाला हो ना, सीनियर प्रोफेसर, है ना, ये चीज मैंने शुभ्रा रंजन मैम से खुद पूछी हुई है ना, कि मैम आप पेपर कैसे चेक करते हो? मैं अपने फाइनल अटेम्प्ट में पीएसआई ऑप्शनल था, मैम के साथ जाके बैठा था मैं, तो मैम ने कहा यार कोई भी पूरा सेंटेंस पढ़ेगा ही नहीं टीचर, उस पर इतना टाइम ही नहीं है, तभी तो वो 2 मिनट में चेक कर रहा है ना। तो शी वाज लाइक कि कीवर्ड पढ़ रहा है एग्जामिनर भी, आप लिख दो पूरा सेंटेंस, वो पढ़ तो कीवर्ड ही रहा है, बस कीवर्ड देख के वो खुद समझ जाएगा आप क्या लिखने वाले हो और आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है पिछले 2-3 साल में जो लोग ये कीवर्ड बेस्ड अप्रोच लेके चल रहे हैं उनको हमेशा जीएस में ज्यादा नंबर मिल रहे हैं। और कीवर्ड के साथ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल एक्चुअली एक्सप्लेन योर पॉइंट वेरी क्लियरली। तो सिंपल वो ट्रेंड इसीलिए इमर्ज होता हुआ मुझे दिख रहा है। समझ में आया? आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है इंप्रेस द एग्जामिनर। अब देखो बेसिक चीजें लिखने के बाद, बेसिक चीजें लिखने के बाद आप एग्जामिनर को इंप्रेस कर सकते हैं, मे बी आधा नंबर, 1 नंबर कुछ एक्स्ट्रा खींचने के लिए। एक तो कुछ वैल्यू एडिशन ट्रिक्स होती हैं। वैल्यू एडिशन ट्रिक्स क्या है? आपने कहीं पे डायग्राम बना दिया, कहीं पे फ्लो चार्ट बना दिया, कहीं पे केस स्टडी लिख दी, है ना। ये डायग्राम वगैरह के लिए एक वीडियो में आपको सेपरेटली प्रोवाइड कर दूंगा क्या क्या डायग्राम बन सकते हैं। तो कुछ वैल्यू एडिशन आप कर सकते हो। मेरा एक सजेशन है यहाँ पे, जो भी आप फ्लो चार्ट, केस स्टडी, डायग्राम वगैरह बनाओगे, उसमें पिछले 3-4 साल से ट्रेंड में देख रहा हूं, कुछ लोगों की क्या आदत हो गई है कि डायग्राम बस डालने के लिए डालना है, मतलब क्योंकि उनको ये अंदर से है कि डायग्राम डालना बहुत जरूरी है, तो डायग्राम जरूर डालेंगे चाहे उसका आंसर से रिलेवेंस बन रहा हो या ना बन रहा हो। एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। मैंने पिछले साल कुछ कॉपीज देखी, अर्बनाइजेशन पे क्वेश्चन आया था, तो अर्बनाइजेशन में उन्होंने क्या किया, इंडिया का मैप बनाया और उसमें ऐसे दिखा दिया, दिल्ली मैप बना के इंडिया का दिखा दिया, दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, हैदराबाद। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस डायग्राम यार? क्या इंफॉर्मेशन ये ऐड कर रहा है उस आंसर में? कोई ऐसा डायग्राम हो, कोई ऐसा फ्लो चार्ट हो जो एक्चुअली कुछ न्यू इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा हो, कुछ न्यू इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा हो, किसी चीज को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कर रहा हो, तब बनाओ उसको, वरना यूं नहीं बस बनाने के लिए डायग्राम बना दिया। इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। फिर कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है। आप सोचो, आपको दिख रहे होंगे ना बहुत सारे टॉपर्स पिछले कुछ साल में ऐसे निकल रहे हैं जो हर कीवर्ड को अंडरलाइन करते हैं। आप उनकी कॉपी खोलो, टॉपर की कॉपी जाके देखो, आपको दिखेगा कि कीवर्ड्स को बहुत ज्यादा अंडरलाइन कर रहे हैं। क्यों उन लोगों को नंबर ज्यादा मिल रहे हैं? आप बता सकते हो मुझे? क्योंकि एग्जामिनर पूरा सेंटेंस पढ़ना ही नहीं चाहता। आप समझ के देखो कि क्यों इन लोगों का सिलेक्शन ज्यादा हो रहा है जो कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर रहे हैं, क्योंकि वो कीवर्ड के थ्रू एग्जामिनर को पूरा आंसर घुमा देते हैं और एग्जामिनर को पता लग जाता है सारी बातें लिख दी कीवर्ड में, आगे बढ़ो नंबर दो, है ना। आपको शायद थोड़ा अनरियलिस्टिक लगे, बट जब भी आप कहीं काम करोगे, किसी स्केल अप चीजों को देखोगे, आपको नजर आएगा ऐसी चल रही है बस इंडिया में चीजें। वो हमें लगता है कि यूपीएससी परफेक्ट है, वो भी तो एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है ना, और कुछ थोड़ी है। जैसे बाकी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है वो भी वैसी चल रहा है। समझ में आया? तो कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन पे आप काम कर सकते हो। देखो सिंपल सी बात है, एग्जामिनर जब भी आपका कोई नया क्वेश्चन पढ़ेगा, है ना, 2 चीज समझ के देखना, आपको साइकोलॉजिकल टूल्स बता रहा हूं मैं आंसर राइटिंग के। जब भी एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन नया आपकी तरफ पढ़ने जाएगा, तो इंट्रोडक्शन पे तो उसका फोकस सबसे ज्यादा होगा। इंट्रोडक्शन इज लाइक वो तो वो पढ़ेगा ही, है ना, आंसर के बीच में शायद उसकी कंसंट्रेशन लूज हो जाए, इंट्रोडक्शन वो जरूर पढ़ने वाला है। दैट क्रिएट्स अ फर्स्ट इंप्रेशन। तो इंट्रोडक्शन अच्छे लिखने की कोशिश करनी है। दूसरा कंक्लूजन। अब आप समझ के देखो, राइट आफ्टर रीडिंग योर कंक्लूजन ही और शी इज गोइंग टू अवॉर्ड यू द फाइनल मार्क्स। समझ के देखो, साइकोलॉजिकल गेम है। कंक्लूजन लास्ट इंप्रेशन क्रिएट करेगा जिसके बेसिस पे वो मार्क्स आपके डिसाइड करने वाला है। तो इसीलिए कंक्लूजन और अच्छे लिखने जरूरी हैं। कैसे लिखेंगे ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसलिए इंट्रो एंड कंक्लूजन पे काम करना बहुत जरूरी है। ये पॉइंट समझ में आया? आगे चलते हैं। आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, ये बहुत जरूरी है। देखो मैं आपको पहले बता चुका हूं, 20 के 20 क्वेश्चन आपको इक्वली नहीं आते होंगे, 20 के 20 क्वेश्चन आपको इक्वली नहीं आते होंगे।
इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपको थोड़े थोड़े आते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे आते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल बेसिक आता होगा। अब मैंने क्या देखा है कि लोग जो क्वेश्चन इजी है ना उसको परफेक्ट करने की तरफ चले जाते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, है ना, समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो क्वेश्चन आ गया पॉवर्टी पे, गरीबी पे कोई क्वेश्चन आ गया। लेट्स से क्वेश्चन फ्रेम कर लेते हैं अभी कि व्हाट आर द रीजन फॉर पॉवर्टी इन इंडिया and what is the government strategy for the poverty alleviation. Let's say this is the question which is coming in examination. Most of the people who will be writing the mains exam know the answer of this question, है ना। इस क्वेश्चन में मान लो 10 मार्कर अगर है, किसी को 5 मिलेंगे, किसी को 4.5 मिलेंगे, किसी को 5.5 मिल जाएंगे, ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा। 4 to 6 में पूरी दुनिया जितनी भी लोग मेंस लिख रहे हैं वो लोग होंगे 4 to 6 में, है ना। मोस्टली 4.5 पे या 5.5 पे होंगे, ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा। लेकिन लेट से कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो कि मोस्टली लोगों को आता नहीं है। जैसे एक 2017 मेंस में जो मेरा, जिसमें मैंने इंटरव्यू दिया था, उसमें एक GS3 में क्वेश्चन आया था व्हाट इज साइबर डोम एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस फॉर द साइबर सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री। GS3 में था। नोबडी नोज व्हाट इज साइबर डोम, है ना, किसी को नहीं आता था उस साल। अगर आप इसमें कुछ बेसिक आंसर भी लिख पाए, कुछ बेसिक आंसर, मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया आंसर। साइबर डोम क्या है, एक साइबर सिक्योरिटी का सिस्टम है, बहुत एफिशिएंट सिस्टम है ना, ऐसे टाइप की कुछ चीजें कर दी। वो शायद एनालिसिस करके देगा कि क्या क्या साइबर अटैक हो सकते हैं, जनरल बातें लिख दी। अगर एग्जामिनर ने आपको यहाँ पे 10 में से 2.5 या 3 नंबर दे दिए, 2 या 3 लगा लो, तो अल्टीमेटली ये 2 या 3 नंबर का आपने गैप क्रिएट किया बाकी लोगों से, है ना, जो कि आप एक आसान क्वेश्चन में नहीं कर सकते। इसीलिए मैं बोलता हूं आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। एग्जामिनर के लिए 10 में से 2 नंबर देना बहुत आसान है। जैसे उसे लगेगा ना आपने कुछ भी रेलेवेंट लिख दिया 1.5 पेज के अंदर, दे देगा वो 2 नंबर। बिल्कुल इरेलेवेंट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे अंधा तुक्का नहीं होना चाहिए, ब्लाइंड गेसिंग नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी समथिंग रेलेवेंट, समथिंग रिलेटेड टू टॉपिक, है ना, दैट यू कैन राइट ओवर देयर। तो आपको 2 या 3 नंबर वो दे देगा। अल्टीमेटली यू आर क्रिएटिंग द सेम गैप, ठीक है ना, समझ में आया। तो आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। जो मुश्किल क्वेश्चन है वहां पे गैप ज्यादा क्रिएट किया जा सकता है, ये बात समझ में आया। तो 2 या 3 क्वेश्चन आपको हर पेपर में ऐसे दिखेंगे जो कि लोग नॉर्मली छोड़ दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं बेसिक बात लिखो वहां पे, मैं दिखाऊंगा आगे भी किस तरीके से लिखा जा सकता है। तो अगर आपको वहां पे 2.5 या 3 नंबर मिल गए तो यू आर क्रिएटिंग अ गैप ऑफ 7 to 8 मार्क्स पर पेपर। और 7 to 8 मार्क्स पर पेपर का मीनिंग बहुत ज्यादा है, या तो आप लिस्ट के बाहर या अंदर। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट थिंग, लास्ट पॉइंट, राइट शॉर्ट सेंटेंसेस, है ना। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। एग्जामिनर पे टाइम नहीं है तो लंबे लंबे सेंटेंसेस मत लिखो। वो जो लिखते हैं ना लोग 30-30 40-40 वर्ड के सेंटेंसेस, इतनी पेशेंस नहीं है उसमें रीड करने की। छोटे छोटे सेंटेंस लिखो कीवर्ड फॉर्म में और अपनी बात को डिलीवर करो ताकि एग्जामिनर के दिमाग पे लोड ना पड़े। सिंपल सी बात है, शॉर्ट सेंटेंसेस लिखो। तो ये 7 पॉइंट आपको ध्यान रखने अपनी आंसर राइटिंग में, है ना। क्या क्या बोले मैंने, रिवर्स ऑर्डर में देख रहा हूं। शॉर्ट सेंटेंसेस लिखो, हर क्वेश्चन को टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी आंसर करो, चाहे मुश्किल क्वेश्चन हो वहां पे ज्यादा गैप आप क्रिएट कर सकते हो। एग्जामिनर को इंप्रेस करने के अलग अलग तरीके हैं, वैल्यू एडिशन ट्रिक्स हैं, डायग्राम, फ्लो चार्ट, मैप, ये सारी चीजें आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंट्रो एंड कंक्लूजन। उसके बाद मल्टी डायमेंशनल आंसर लिखो, एक डायमेंशन को स्ट्रेच मत करो, मल्टीपल डायमेंशन डालो आंसर के अंदर, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, ठीक है। उसके बाद यूज एरिया स्पेसिफिक वोकैबुलरी, है ना, जो भी सेक्शन है, गवर्नेंस हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, उसकी वोकैबुलरी यूज करो। राइट ऑल द डायमेंशंस क्लियरली, मैंने आपको बोला था जितनी भी क्वेश्चन में अलग अलग डायमेंशन है उसको ब्रेक करो, सब हेडिंग के अंदर उसको आंसर करो, एंड राइट व्हाट इज आस्क्ड, जो पूछा है वो लिखो, कथा मत लिखो, ठीक है, समझ में आया। अब बात आती है ये सब चीजें आप रेडी कैसे करोगे। एरिया स्पेसिफिक वोकैबुलरी हो गया, जैसे मैंने आपको बोला था। इस एरिया स्पेसिफिक वोकैबुलरी के लिए सभी लोगों को, चाहे आप एमएमपी में हो या फिर आप एमएमपी प्लस में हो, एक मेंस बूस्टर मटेरियल दिया जा रहा है। उस मेंस बूस्टर मटेरियल में इसी तरीके से हमने कुछ डेटा पॉइंट, कुछ इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, है ना, कुछ आपको एरिया स्पेसिफिक वोकैबुलरी, कुछ केस स्टडी, कुछ एग्जांपल्स उन टॉपिक से रिलेटेड हमने आपको दे दिए हैं। हर एरिया का, GS1 का, GS2 का, GS3 का, GS4 का, इसी तरीके से एक मेंस बूस्टर मटेरियल हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। पर्पस समझ में आपको इस मेंस बूस्टर मटेरियल का, है ना, कंटेंट नहीं है वो, मेंस बूस्टर मटेरियल, ठीक है। इसका पर्पस क्या है, ये जो इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, केस स्टडी, कुछ यूनिक पॉइंट है वो आप यहां पे डाल पाए, एरिया स्पेसिफिक वोकैबुलरी आप यहां पे डाल पाए। तो उस मटेरियल को देखो, एक बार ऊपर ऊपर से रोटेट करो, उसमें जो जो आपको अच्छा लग रहा हो। देखो वो ऐसा मटेरियल है कि टारगेटेड पॉइंट है
है ना, उसको आप देखो, जो जो आपको अच्छा लगे वो सेग्रीगेट करो, अंडरलाइन करो और आगे बढ़ो। ठीक है, सारा नहीं कवर करना आपको, उसमें कोट्स भी आपको मिलेंगे, आप अपने हिसाब से फिल्टर आउट करते जाओ, कमीशंस के रिकमेंडेशन उसके अंदर आपको मिलेंगे टॉपिक वाइज। समझ में आया ये किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। अब चलते हैं अपने लास्ट पार्ट ऑफ सेशन पे। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ टुडे सेशन, है ना। इंट्रो कंक्लूजन बस यही बचा है। इंट्रो कंक्लूजन किस किस तरीके से लिख सकते हैं ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले दो सिंपल पॉइंट, व्हाई यू नीड टू प्रिपेयर द इंट्रोडक्शन। सिंपल सिंपल सी बातें हैं। एक तो इंट्रोडक्शन फर्स्ट इंप्रेशन आपका क्रिएट करता है एग्जामिनर के आगे, वो आपको समझ में आ चुका है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिन लोगों ने मेंस लिखा है उन्होंने ये फेस किया होगा। देखो यार, एग्जामिनेशन में जिन लोगों ने मेंस लिखा है, लेट मी नो अबाउट दिस थिंग, क्या आपने मेंस में ये चीज फेस की। मेंस एग्जामिनेशन में एक बहुत बड़ा चैलेंज है बैक टू बैक आंसर लिखना। 20 क्वेश्चन आपको बैक टू बैक लिखना है बिना रुके, पेन उठा नहीं सकते आप कॉपी से, इतना प्रेशर है पेपर पूरा करने का, है ना। डेफिनेटली बाकी लोगों ने भी फील किया होगा जिन्होंने मेंस दिया है। अब ऐसे में हर 7 मिनट में क्वेश्चन चेंज करना, नए क्वेश्चन के बारे में सोचना और इंट्रोडक्शन वहां पे कुछ नया लिख देना इज वेरी डिफिकल्ट। अगर आप प्रिपेयर इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन टेम्पलेट लेके जाएंगे तो ऐसा तो नहीं होने वाला है कि हर आंसर में आप वो प्रिपेयर्ड इंट्रो एंड कंक्लूजन लिख पाएंगे, बट एटलीस्ट 50% ऑफ द क्वेश्चन में आप वो प्रिपेयर्ड इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन लिख पाएंगे। और उससे जो ट्रांजिशन में आपके माइंड को 10 सेकंड का रिलीफ मिलेगा। थोड़ा सा अभी सुनने में ऐसा लग रहा होगा, जिन्होंने मेंस दिया उन्हें पता होगा, 10-15 सेकंड का जो रिलीफ मिलेगा ना माइंड में, वो आपको 3 घंटे तक सस्टेन कराएगा कि चलो इसके बारे में तो मुझे नहीं सोचना, इंट्रो तो मेरा प्रिपेयर्ड है, वो लिख देते हैं, आंसर के बारे में सोचते हैं। तो मेरे ओपिनियन में ये ज्यादा बड़ा एडवांटेज था प्रिपेयर्ड इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन का। और सबसे पहले मेंस एग्जामिनेशन में एचआरटी ही इन प्रिपेयर्ड इंट्रो एंड कंक्लूजन की बात कर रहा था, जो बाकी जगह भी लोग यूज कर रहे हैं। तो प्रिपेयर योर इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन इन एडवांस, है ना। वो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया, वो हम आपको देंगे, है ना। अब क्या डिफरेंट डिफरेंट वेज ऑफ इंट्रोडक्शन है, हर जगह ऐसा तो नहीं होगा प्रिपेयर्ड आप लिख लोगे, आपको अलग अलग तरीके पता होने चाहिए इंट्रोडक्शन लिखने के। सबसे पहला डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन होता है, मतलब जो भी टॉपिक है उसकी डेफिनेशन लिख दी। स्पेशली जो स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स है ना, वहां आप ये काम कर सकते हो। जैसे सेक्युलरिज्म पे क्वेश्चन आया, रीजनलिज्म पे क्वेश्चन आया, ग्लोबलाइजेशन पे क्वेश्चन आया, तो डेफिनेशन लिख दो उसकी और स्टार्ट कर दो आंसर। ठीक है, उसके बाद डेटा पॉइंट। डेटा पॉइंट मतलब कोई टॉपिक ऐसा आया जो कि सीधा आप डेटा पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो, है ना। फॉर एग्जांपल अर्बनाइजेशन पे कोई क्वेश्चन आया तो आप सीधे एक डेटा डाल सकते हो कि इंडिया में अर्बनाइजेशन अभी एज पर दिस रिपोर्ट इतना चल रहा है ना, ये डेटा डाला जा सकता है। तो डेटा भी डाला जा सकता है, डेफिनेशन भी डाली जा सकती है। फिर है ओरिजिन ऑफ इशू। कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हो, मान लो स्पेशली करंट अफेयर का कोई टॉपिक है, तो उस टॉपिक का ओरिजिन डाल सकते हो आप। समझ में आ रहा है। मान लो कि लेट से कोई भी टॉपिक आया, कोई भी आईआर में अगर कोई टॉपिक आया लेट से, है ना, कि इंडिया ईरान के प्रेजेंट रिलेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूएसए ईरान कॉन्फ्लिक्ट, है ना, यूएसए ईरान न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट, तो वहां से आप कोई डोनाल्ड ट्रंप का जब ये इशू स्टार्ट हुआ था तो वो आप बिगिनिंग कर सकते हो। समझ में आ रहा है। origin of the issue you can discuss in the introduction. You can also start with the quote. This is the fourth way. आप कोट से स्टार्ट कर दो। जैसे इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट जो है उसके अंदर हम जो कोट देते हैं वो ये है कि मार्क ट्वेन ये बोलते हैं, विस्की इज टू ड्रिंक, वाटर इज टू फाइट। ऐसे बहुत सारे आप कोट यूज कर सकते हो। वो कोट भी आपको मेंस बूस्टर मटेरियल में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको कि जो जो चीजें करना चाह रहे थे फाइनली वो हम कर पा रहे हैं, है ना। ये अप्रोच थी मेंस एग्जामिनेशन इजियर क्रैक करने के लिए, तो वो मटेरियल भी हम आपको इस बार प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद आता है बॉडी ऑफ द आंसर। इंट्रो लिखोगे, बॉडी लिखोगे, कंक्लूजन लिखोगे। बॉडी ऑफ द आंसर ऑलरेडी जो 7 पॉइंट मैंने डिस्कस किया ना ऊपर आंसर की अप्रोच के, वो बॉडी ऑफ द आंसर में आप फॉलो करोगे। डन। उसके बाद आता है कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में दीज आर द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट टू राइट इन एनी आंसर। कंक्लूजन लिखना सबसे मुश्किल काम है ना। कंक्लूजन में सबसे ज्यादा मुश्किल क्या होती है कि आंसर ना वाइंड अप कर रहे होते हो आप और आपको लगता है जल्दी से खत्म हो और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं। प्रेशर होगा आपके ऊपर कि 7 मिनट हो गए, 11 मिनट हो गए, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में मैंने क्या देखा है 8 या 10 क्वेश्चन का लोग कंक्लूजन लिखते हैं, उसके बाद पेपर कंप्लीशन का इतना प्रेशर आ जाता है कि कंक्लूजन स्किप करते जाते हैं, है ना। तो इसलिए अगेन कंक्लूजन प्रिपेयर्ड होने चाहिए आपके। अलग अलग क्या तरीके हैं कंक्लूजन लिखने के, सिंपल सिंपल अप्रोच है। एक तो कॉन्टेक्चुअल अप्रोच है। कॉन्टेक्चुअल अप्रोच क्या है, जैसा क्वेश्चन वैसा कंक्लूजन, है ना। ये कॉन्टेक्चुअल अप्रोच दे डिपेंड करेगा डिमांड ऑफ द क्वेश्चन पे, है ना। कुछ एग्जांपल मैंने यहां पे डाल दिया, वो आप देख सकते हैं।
तो कुछ तो कॉन्टेक्चुअल होगा, या आप इम्प्रॉम्प्टू सोचोगे। इम्प्रॉम्प्टू मतलब इन रियल एग्जामिनेशन सिचुएशन क्लिक करेंगे कि यार ये क्वेश्चन आया तो ये लिख सकता हूं, है ना। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे क्वेश्चन आया तो आई कैन राइट अबाउट राइजिंग अर्बनाइजेशन इन इंडिया विच इज ब्रिंगिंग डिमांड ऑफ प्रोसेस्ड फूड। ऐसे टाइप का कुछ कंक्लूजन हो गया, ठीक है। तो कॉन्टेक्चुअल हो गया, मोस्ट डिफिकल्ट टू राइट है ये, आपको एग्जामिनेशन में सोचना है। कुछ जनरल कंक्लूजन होते हैं जो टेम्पलेट हम आपको बना के देंगे, आप खुद भी कर सकते हो कि आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डाल दिया, एसडीजी, डीपीएसपी को कोई आर्टिकल चिपका दिया, फंडामेंटल ड्यूटी लिख दी अपनी कोई, तो ये कुछ जनरल टेम्पलेट भी आपको प्रिपेयर करने चाहिए। फिर कुछ गांधी जी का ये ड्रीम था, मान लो लोकल सेल्फ गवर्नेंस पे कोई क्वेश्चन आता है, लेट्स से क्वेश्चन इज ऑन द पंचायती राज, तो राइट गांधी जी ड्रीम ऑफ राम राज्य इन दी कंक्लूजन, है ना। ऐसे ही कोई नेहरू का ड्रीम आप लिख सकते हैं, है ना, कि इंडिया को नेहरू टेक्निकल पावर ऑफ द वर्ल्ड बनाना चाहते थे, तो जीएस3 में साइंस एंड टेक में कहीं लिख दिया आपने, ठीक है। फिर कुछ टेम्पलेट आप प्रिपेयर कर सकते हो, जैसे फार्मर के लिए कि फार्मर का इनकम डबल करना था, है ना, ऐसा टाइप का कुछ टेम्पलेट आप निकाल सकते हैं। आईआर में कि इंडिया को ग्लोबल पावर बनना है, जैसे G20 पे क्वेश्चन माइट कम इनटू द एग्जामिनेशन दिस ईयर, है ना। तो ऐसे कुछ थीम्स आप निकाल सकते हो। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है ना। इसके भी हमने आपको प्रीलिम्स सॉरी मेंस बूस्टर मटेरियल में कंटेंट दिया हुआ है, प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट निकाले हुए हमने, है ना, कि प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला था। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कंक्लूजन में यूज की जा सकती हैं, तो वो सब आप मेंस बूस्टर मटेरियल से सेग्रीगेट करना। समझ में आ रहा है। अगला तरीका क्या है कंक्लूजन लिखने का? पहला क्या है, कॉन्टेक्चुअल, जो ऐसा क्वेश्चन आया वैसा कंक्लूजन। दूसरा क्या है, कुछ जनरल टेम्पलेट आपने बना लिए। तीसरा क्या है, मेक कंक्लूजन एज अ सेपरेट डायमेंशन इन आंसर। इसको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। देखो, अगर मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, कोई क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाता है जिसमें किसी प्रॉब्लम का रीजन आपसे पूछा है, उसका कॉन्सिक्वेंसेस पूछा है, बट सॉल्यूशन नहीं पूछा। किसी भी प्रॉब्लम का आपसे रीजन पूछा है, कॉन्सिक्वेंस पूछा है, सॉल्यूशन नहीं पूछा, तो ऐसे में सॉल्यूशन बिकम्स अ नेचुरल डायमेंशन ऑफ द आंसर, है ना। और स्पेशली अगर मान लो वो 15 मार्कर है, अगर मान लो वो क्वेश्चन 15 मार्कर है, 15 मार्कर में जनरली आपको 3 डायमेंशन ओपन करने चाहिए, 10 मार्कर में 2 डायमेंशन ओपन अप करनी चाहिए। अगर मान लो 15 मार्कर है, उसने सॉल्यूशन नहीं पूछा, तो यू कैन राइट हाफ पेज ऑन द सॉल्यूशन एज वेल, विच विल बिकम द कंक्लूजन ऑफ द आंसर, है ना। तो इसी तरीके से क्वेश्चन टू क्वेश्चन आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या यहां पे स्कोप है कि कंक्लूजन को और स्ट्रेच कर दिया जाए, मतलब आधे पेज का कंक्लूजन लिख दिया जाए, एक पेज का कंक्लूजन लिख दिया जाए। ऑफ कोर्स दिस शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज व्हाट हैज बीन ओरिजिनली आस्क्ड इन द क्वेश्चन, है ना। दिस शुड बी डन ओनली इफ देयर इज अ स्पेस लेफ्ट इन योर आंसर कॉपी टू डू दैट थिंग। ये बात समझ में आई। तो मेकिंग एन कंक्लूजन अ सेपरेट डायमेंशन ऑफ द आंसर, ठीक है। अब चलते हैं राइट सॉल्यूशन इन द एंड। एक ही बात हो गई कि जो चीज आपसे मान लो प्रॉब्लम पूछ लिया, प्रॉब्लम के रीजन पूछ लिए, कॉन्सिक्वेंसेस पूछ लिए, सॉल्यूशन नहीं पूछा, तो आप सॉल्यूशन कंक्लूजन में लिख सकते हैं, है ना। अब कुछ वैल्यू एडिशन ट्रिक्स हैं यहां पे। देखो, ये मैं आपको बता चुका हूं, जो वैल्यू एडिशन ट्रिक्स मैंने आपको बोले, कुछ मैप्स आप यूज कर सकते हो, इंडिया एंड वर्ल्ड का मैप, इसके लिए वीडियो मैं आपको दे दूंगा। ये जो मैप है GS1 में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। मैं आपको एक मैप भी लाइव आंसर राइटिंग सेशन में मैप ड्रॉ करके दिखाऊंगा, इंडिया का रफ मैप, ठीक है। तो GS1 में सबसे ज्यादा यूज करो मेरे हिसाब से, ज्योग्राफी में यूज हो सकते हैं, है ना। उसके साथ साथ कोई भी अगर आपको पैटर्न दिखाना है GS2 एंड 3 में भी, तो इंडिया का मैप बहुत यूजफुल है ना। वर्ल्ड के मैप की थोड़ी लिमिटेड एप्लीकेशन है, समवेयर शायद वो ज्योग्राफी में यूज हो जाए, वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर कुछ क्वेश्चन आ जाए तो यूज हो जाए, आईआर में यूज हो सकता है, बट लिमिटेड एप्लीकेशन है वर्ल्ड के मैप की। इंडिया का मैप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ केस स्टडी आप ड्रॉप कर सकते हो जो आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हो, कि अर्बनाइजेशन में हमने ये केस स्टडी डाल दी, ये एग्जांपल भी कुछ मैंने यहाँ डाले हुए हैं, है ना। तो वो केस स्टडी अपने आप आंसर में यूज कर सकते हैं। केस स्टडी और एग्जांपल में डिफरेंस क्या है? कुछ लोग इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्जांपल एंड केस स्टडी। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। केस स्टडीज आर एलोंगेटेड एग्जांपल, दैट इज वन, है ना। एग्जांपल में आप बस 2 वर्ड में एग्जांपल कोड कर देते हो, केस स्टडी में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हो बॉक्स में लिख के, एक यूनिक प्रेजेंटेशन है केस स्टडी, बस, ठीक है। कुछ स्कॉलर के कोट्स आप यूज कर सकते हैं, वो कोट्स की कलेक्शन में आपको दे दूंगा, बस। लास्ट में आया डायग्राम एंड फ्लो चार्ट, उसका मैंने आपको बता चुका हूं, अननेसेसरी डायग्राम मत डालो आंसर के अंदर। एक डायग्राम की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, कि क्या क्या डायग्राम आप अपने आंसर में यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द कंप्लीट गाइड over the answer writing which you can utilize for your mains examination. Done.